नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पे। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ हैं अजय। और बाजार एक टाइट रेंज में बिफोर द एक्सपायरी एंड बिफोर द बिग इवेंट दैट इज एफओएमसी मीट। और इससे पहले बाजार में किसी भी तरह की बड़ी पोजीशन ट्रेडर्स शायद बनाने से बच रहे हैं। गुड आफ्टरनून अजय। ना ऊपर की साइड, ना डाउन साइड, ना अप साइड, यानी आप एक बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार कर रहे हैं। देखिए, छोटा सा अगर आप ऑप्टिमिस्ट है, छोटा सा पुल बैक की अगर बात करें तो निफ्टी अगर आप देखिए तो 15,685 से 100 पॉइंट का आपको पुल बैक दिया है। वो पुल बैक में आप कितने लोगों ने ट्रेड किया होगा? मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम ने ट्रेड किया होगा, क्योंकि इससे भी माहौल बहुत शेकिन है। लेकिन ये बात मैं बता दूं मैं कि ये जो पुल बैक है ये लास्ट आवर ट्रेड में बड़ा हो सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्यों? क्योंकि यूएस फ्यूचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे गेन्स के साथ कारोबार कर रहे हैं, 200 पॉइंट ऊपर है। करीब 200-250 पॉइंट का इंटरडे पुल बैक आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। तो मामूली शॉर्ट्स कवर हुए और कुछ लोगों ने एक ब्रेव सा लॉन्ग पोजीशन लेने की शुरुआत की है। लेकिन अगर आप उसका इंटरनल देखें तो कहां पे लॉन्ग पोजीशन ली जा रही है? दो जगह सबसे बड़ी लॉन्ग पोजीशन ली जा रही है ऑटो में। अगर आपको याद होगा कि सुबह हमने जितने भी अपने टेक्निकल एनालिस्ट से डिस्कस किए थे स्टॉक्स, कमजोरी वाले स्टॉक्स में शॉर्ट ट्रेड बन रहा था जैसे कि टाटा कॉम, लेकिन बाकी ऑटो स्टॉक्स में और कैपिटल गुड्स में लगातार लॉन्ग ट्रेड की कॉल्स आ रही थी। देखिए, M&M डेज हाई की तरफ है, 11% ऊपर ही है अभी, 1.5%। हीरो मोटो बजाज को लेके आइए और आप लेके आइए मारुति को। सारे स्टॉक्स डेज हाई की तरफ है। अशोक लेलैंड भी गेंस के साथ है। ऑटो में डिप को, जो आज ओपनिंग डिप है, क्लियरली बाय किया गया। इवन कैपिटल गुड्स इंडेक्स को आप लेके आइए तो आपको नजर आएगा, ये देखिए सब नीचे से कुछ ना कुछ ऊपर आए हैं। उसके बाद कुछ हीरो मोटो तो खैर अलग ही चाल चल रहा है। इसके अलावा मेटल काउंटर्स में भी तेजी है, क्योंकि मेटल काउंटर्स भी एक वैल्यू जोन में आ गए थे। थोड़ा बहुत अटेम्प्ट हो रहा है वैल्यू बाय करना, लेकिन कुल मिला के जैसा कि हमने सुबह भी बात की थी कि शायद एक 75 बेसिस पॉइंट का हाइक प्राइसिंग हो रहा है। लेकिन बाजार क्या प्राइसिंग करके चल रहा है ये देखिए। L&T कैपिटल गुड डेज हाई। ज्योति वर्धन जयपुरिया हमारे साथ हैं, वैलेंटिस कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर हैं और पुराने बाजार के दिग्गज हैं। ज्योति, गुड आफ्टरनून, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये बड़े इवेंट के बारे में हमने इतना डिस्कस किया है कि हम सब इकोनॉमिस्ट बन गए हैं लगभग। अब आप ये बताइए कि बाजार कैसे फैक्टर इन, अगर 75 आएगा तो एक रिलीफ रैली आनी चाहिए क्या? क्या उसी की तैयारी शुरू हो चुकी है? तो पिछले एक हफ्ता में जब से ये इन्फ्लेशन का डेटा आया था फ्राइडे को, तब से सबका है ना आशंका 75 बेसिस पॉइंट की हो चुकी है। उसके पहले सब लोग 50 के अनुमान लगा रखे थे। मेरे हिसाब से ये 50 हो या 75 वो इम्पोर्टेंट है, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि अब 4 मीटिंग बाकी है फेड की इस साल, और एक तरह से हर एक मीटिंग में एक तरह से ना 50 से बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आना चाहिए। तो एक तरह से देखें तो ईयर एंड तक 200 बेसिस पॉइंट का फेड इंक्रीज आ जाएगा। वो चाहे 75 हो, 50 हो, किस डायरेक्शन में आए बोल नहीं सकते, पर एक तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और बाजार फेड के लिए अब ये हो गया कि इस समय इन्फ्लेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ का इंपॉर्टेंस कम हो गया है। ग्रोथ का इंपॉर्टेंस बाद में वापस आएगा जब ये ना लगेगा इकोनॉमी काफी वीक हो रहा है। पर एक तरह से जो शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन कंट्रोल है उसके लिए ग्रोथ को स्लो डाउन करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से बाजार वही देखेगा कि फेड ये बैलेंसिंग कैसे करता है इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ का, और किस तरह से उनका ना झुकाव रहता है। तो 50 या 75 से ज्यादा उनका जो स्टेटमेंट में क्या आएगा वो मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए। राइट। एक और बात मैं पूछूंगा, आप भी ग्लोबल फंड मैनेजर्स कम्युनिटी के साथ बहुत ही क्लोजली काम करते हैं। हमने डेटा देखा, तो पहला डेटा मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे 11 साल में हाईएस्ट कैश लेवल्स होने के बाद इस समय एक डिप दिख रहा है। मतलब धीरे धीरे ये फंड मैनेजर्स, ये जो ग्लोबल फंड मैनेजर्स, ये मंदी का एक्चुअली फायदा उठा रहे हैं और बाजार में पैसा लगा रहे हैं। तो क्या इन निवेशकों को भी यही करना चाहिए? आप ही क्या राय है? तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग के फंड में भी देखे तो हम लोग जनवरी से कैश लेवल काफी ज्यादा रख रखे थे। तो पिछले 10-15 दिन में थोड़ा कैश ना बाजार में लगाए हैं, क्योंकि एक तरह से बाजार काफी गिर चुका है। यदि अपने निफ्टी देखे तो 2-3 बार ये 15,600 15,700 से एक बाउंस दिया है, 400-500 पॉइंट बढ़ जाता है, और एक इवेंट के पहले काफी हाइप हो गया है। तो मार्केट में जैसे हरदम बोलते हैं ना, सेल द रूमर बाय द फैक्ट,
तो एक तरह से वही है कि इवेंट के बाद हो सकता है सब बोले अच्छा ये तो डिस्काउंट हो गया था और एक शॉर्ट टर्म बाजार तेजी दे देवे। यदि अपने पिछले फेड मीटिंग में भी जाए तो ऐसे ही हुआ था, जिस दिन फेड मीटिंग हुआ उस दिन मार्केट रैली कर दिया था, पर उसके 2-3 दिन बाद वापस मार्केट नीचे आना चालू कर दिया था। तो एक तरह से मेरे ख्याल से ये रेंज बाउंड मार्केट ही है, जिसमें ना ऊपर नीचे होते रहेगा। लोअर लेवल पे थोड़ा खरीदारी कर सकते हैं, पर थोड़ा कैश हाथ में रखना चाहिए, पूरा पाउडर खत्म नहीं करना चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली। गुड आफ्टरनून ज्योतिवर्धन। बिल्कुल वैलिड पॉइंट। एक और चीज आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि क्योंकि तो ये भी निकल कर आता है कि जिन लेवल्स पर निफ्टी ट्रेड कर रही है, यानी हमारे इंडेक्स जो ट्रेड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी थोड़े से महंगे हैं। 18-19 पी अभी भी थोड़ी सी महंगी लगती है। एक कंफर्टेबल जोन या फिर एक फेयर वैल्यूएशन शायद 16-17 पी के आसपास लगता है। लेकिन उस वक्त अगर वो वैल्यूएशन के हिसाब से क्या इंडेक्स भी उस टैंडम में आ गया? आपको अब बाजार कितना अट्रैक्टिव लग रहा है? क्या वैल्यूएशन कंफर्ट अब आपको आ रहा है? सो वैल्यूएशन पहले से तो बेहतर हो ही गए क्योंकि बाजार गिर चुका है, पर एक तरह से अभी भी एकदम जैसे अपने बोले कि ये बहुत चीप जोन पे आ गया, वो नहीं है। इनफैक्ट फेयर वैल्यू का भी मैं बोले एकदम हायर एंड ऑफ फेयर वैल्यू है, एकदम फेयर वैल्यू पे भी नहीं आया है। पर ये दो तरह से फेयर वैल्यू पे आ सकता है और मेरे ख्याल से अपने को अगले 6 महीने में वो देखने मिल जाएगा। एक तो क्या टाइम करेक्शन हो जाएगा कि भाई मार्केट इसी रेंज में घूमते रहेगा, तो अर्निंग हर महीना एक तरह से थोड़ा बढ़ते जा रहा है, तो उस तरह से टाइम करेक्शन हो जाएगा। और दूसरा है ना, थोड़ा प्राइस करेक्शन भी हो सकता है। तो यदि अपने ब्रॉडली जो देखे, कंसेंसस का एस्टिमेट अभी चल रहा है FY23 का करीब 850 875 का है ना सेंसेक्स निफ्टी ईपीएस चल रहा है, और FY24 का 1000 रुपया के करीब सेंसेक्स ईपीएस चल रहा है। तो यदि अपने देखे उस पे अपने को ना जो लॉन्ग टर्म एवरेज है वो 16 टाइम है, यदि 16 टाइम देना है तो एक तरह से 16,000 होता है FY24 ईपीएस पे। तो 1 ईयर फॉरवर्ड देखे तो करीब मार्च अगले साल यदि 16,000 रहता है तो एकदम फेयर वैल्यू पे निफ्टी आ जाता है। तो वो थोड़ा टाइम करेक्शन के साथ होएगा, थोड़ा है ना प्राइस करेक्शन के साथ होएगा, पर एक तरह से उस लेवल के करीब फेयर वैल्यू हो जाएगा मार्केट का। ज्योति, बहुत शुक्रिया। आप 18 आवर्स स्वदेश को समय दे रहे हैं। एक पॉइंट हम और भी उठाना चाहते हैं, एक्चुअली वो आपके साथ भी कोरिलेट कर रहा है। आप कैपिटल गुड्स पे जब हम पढ़ रहे थे आपके बारे में, तो आप थोड़ा बुलिश पे दिखते हैं। हमने कैपिटल गुड्स का एक डाटा भी निकाला और पिछले 14 साल में 350% का रिटर्न आया हुआ है। सर, ये और चलेगा? आप अभी भी बहुत बुलिश है क्या इन कंपनीज पे, या फिर ये शुरुआत भरी है? इनको तो बहुत ज्यादा चलना चाहिए था, ये उतने चले नहीं। या तो कैपिटल गुड में ऐसा है कि यदि अपने देखे 2003 से 8 कैपिटल गुड सब है ना स्टॉक्स अच्छे चले थे। 2003 और 8 के बाद अपने को देखने मिला है कि ये स्टॉक्स में कुछ ज्यादा भड़क आया ही नहीं है, रिटर्न कुछ नहीं दिया ये सेक्टर। अभी दो चीज हो रहा है, एक तो गवर्नमेंट का स्टिमुलस आ रहा है, तो गवर्नमेंट स्टिमुलस के कारण कैपिटल गुड में डिमांड बढ़ रहा है, और दूसरा जो इनका इनपुट कॉस्ट प्रेशर था, यदि अपने पिछले 2 महीना में देखे तो स्टील प्राइसेस में थोड़ी नरमी आ रही है, तो उसके कारण थोड़ा इनपुट कॉस्ट प्रेशर जो था वो कम हो रहा है, तो उसके लिए मार्जिन भी थोड़े बेहतर होने चाहिए। इसीलिए कैपिटल गुड एक सेक्टर है जो काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है, ओनरशिप भी काफी कम है, तो एक तरह से ना अगले 2-3 साल में अच्छा करना चाहिए। ज्योति, आप ये जो सवाल डिम्पी ने पूछा उसका आपने जवाब दिया। हमने ये सवाल काफी अदर फंड मैनेजर से पूछते आ रहे हैं कि भाई क्या आप कैपिटल गुड्स के अंदर अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कैपेक्स के अर्ली साइंस आ रहे हैं। मारुति, टाटा मोटर्स, M&M पहला ट्रैक्टर प्लांट लगा रहा है 10 साल में, पहला प्लांट, और इंडेक्स भी 14 साल के हाईएस्ट पे आ गए। तो हमने काफी इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट से पूछा कहाँ पे आप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, फंड मैनेजर से पूछा, वो भी आपको एक बार सुनवा देते हैं उनका पूरी राय। एक उम्मीद की किरण है कैपिटल गुड सेक्टर में। मैं नहीं बोलूंगा कि एक जोरदार कैपेक्स साइकिल रिकवरी दिख रही है, उसके लिए और थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज डिमांड एनवायरनमेंट अभी भी वीक है, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल देखोगे ओवरऑल इंडस्ट्री का, वो अभी भी लगभग 70% के आसपास है। तो जब तक वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल 75-79 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक जोरदार कैपेक्स साइकिल नहीं देखने को मिलेगा। और ग्लोबली रिवाइवल कैपिटल गुड सेक्टर, जहाँ पे यूएस वगैरह में काफी फिस्कल स्टिमुलस के कारण कैपेक्स को लेने की उम्मीद थी, बट अगर डिमांड स्लो डाउन है तो थोड़ा कैपेक्स डिफरल हो सकता है।
सो आई वुड से दैट उम्मीद है यहाँ पे सेक्टर में ऊपर आने की, जैसे गवर्नमेंट में जो फोकस मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के कारण एट द मार्जिन इंप्रूवमेंट दिख रही है। और हमें सोचना भी चाहिए कि कैपेक्स में लास्ट 4-5 साल में काफी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जो रेशियो है वो काफी मात्रा में नीचे आया था, तो वहां पे इतना अभी नीचे आया तो यहाँ से थोड़ा इट कैन मूव अप। सो कॉशियसली हम लोग ऑप्टिमिस्टिक है ये सेक्टर में। हालांकि वैल्यूएशंस ये कंपनीज की जो सेक्टर में है काफी ऊपर है, तो हमें ज्यादा वैल्यू ये सेक्टर में नहीं दिख रही, बट आउटलुक इंप्रूव होते हुए धीरे धीरे दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप देखिए इंडिया का जहाँ पे स्किल है और जहाँ पे इंडिया बेहतर करता है वो ऑफ कोर्स ऑटो और ऑटो एंसिलरी है। तकरीबन हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बास्केट अगर आप देखेंगे जिसको इंजीनियरिंग गुड्स बोलते हैं उसमें से 50% कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम ऑटो एंसिलरी। और हमारे मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप जो हम अगर अब 17% ऑफ जीडीपी की बात करते हैं उसमें से तकरीबन 45 to 50% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑटो एंसिलरी। तो ये जो इंप्रूवमेंट्स हैं तो मुझे लगता है वो यहाँ पे तो क्लियरली आएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज यू सेड। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज अगर आप आरबीआई का ओबीकस सर्वे देखते हैं, हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल है उसका जो लास्ट 10 ईयर एवरेज है वो 70 के आसपास है और हम वहां 73 है, 73.3, और हम ऑलरेडी 72.9 के आसपास पहुंच गए हैं। तो धीरे धीरे स्लोली स्टेडली आपने ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट ये चेंज की बात करी। ये क्या लॉन्ग टर्म बोरिंग चेंजेस हैं, इसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन ये जो चेंजेस हैं धीरे धीरे दे आर इंचिंग अप, और मुझे लगता है अगले 1 से 2 साल में ये अपनी एवरेज के ऊपर चला जाएगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट। तो 2-3 तरह के केपेक्स की संभावना है यहाँ पे। पहला तो हम देख रहे हैं अपग्रेडेशन केपेक्स हो रहा है सब इंडस्ट्री में। आप देखेंगे एक बहुत क्लियर ट्रेंड है, दुनिया की हर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी पे स्पेंड कर रही है। यही कारण है पिछले 15 से 20 साल में जो कंपनीज टेक्नोलॉजी बेचती हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो या सर्विसेज हो, दे आर ओनली वंस हु आर मेकिंग मनी। वही जो है उन्हीं की अर्निंग्स बढ़ रही हैं और बाकी सारे सेक्टर जो हैं वो उन्हीं को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ, आई थिंक कैपिटल गुड सेक्टर में हुआ क्या है, लास्ट 7-8 years वी हैव सीन सिग्निफिकेंट अंडर इन्वेस्टमेंट हुआ है। द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स व्हिच वर रिक्वायर्ड डिड नॉट हैपन, तो सेक्टर में काफी ओवर कैपेसिटी थी, ऑर्डर वाज वीक। पर अगर अब देखें लास्ट 1.5-2 साल से आफ्टर पीएलआई रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम स्टार्टेड कमिंग इन, प्राइवेट सेक्टर जो एक सेंटिमेंट है टू इन्वेस्ट इन न्यू कैपेसिटीज, वहां पे एक विजिबल चेंज है टू इन्वेस्ट एंड टू पुट इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो एक सेंटिमेंट चेंज है बोथ फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर से, जो काफी सारी स्कीम्स हैं दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। इसके कारण जो कंपनीज में ऑर्डर इंक्वायरीज है, उनका मैनेजमेंट कमेंट्री है, एट द सेम टाइम जो ओवरऑल व्यू है ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड द ऑर्डर बुक, उसमें काफी इंप्रूवमेंट है। एंड इसीलिए आज हम देखें तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट में भी वो क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है, नॉट जस्ट लास्ट कपल ऑफ वीक्स, बट मैं कहूंगी लास्ट 6 to 9 months से एक विजिबल चेंज है इन इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड प्रेफरेंस फॉर द सेक्टर। सो एक जो अंडरवेट एलोकेशन था लोगों का कैपिटल गुड्स में, आई थिंक लास्ट 6-9 महीने में वी हैव सीन अ विजिबल चेंज एंड उसका इम्पैक्ट वैल्यूएशन से भी दिखाई दे रहा है कंपनीज में। ये थी आपकी पूरी एक व्यू कैपिटल गुड्स पे, क्यों आपको ये सेक्टर अपने रेडार पे रखना चाहिए, चाहे आप ट्रेड कर रहे हैं चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज्योति ने भी अपनी राय दी और हमारे साथ साहिल डीएसपी, महेश पाटिल बिरला एएमसी और रेनू थी आईएफएल की कैपिटल गुड्स एनालिस्ट हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं स्मॉल कैप मिड कैप की। ज्योति, आप स्मॉल कैप मिड कैप में कहाँ रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह के आइडियाज़ आप लेना चाहते हैं? क्योंकि एक बात ये भी आ रही है कि स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छा खासा करेक्शन हो गया। अगर आप सिर्फ लार्ज कैप को देख रहे हैं तो आप वो मास्क कर लेता है, असली पेन तो स्मॉल मिड कैप में आ चुका है। हाँ, अब सही है, स्मॉल कैप मिड कैप काफी करेक्ट हुआ है। यदि लार्ज कैप के हिसाब से देखें तो एक तरह से जो स्मॉल कैप इंडेक्स है तो वो जो जनवरी में पीक था उससे करीब 27% कम हो चुका है ऑलरेडी। पर ये भी बात सही है कि पिछले 2 साल में काफी रैली आई थी स्मॉल कैप मिड कैप में, तो इतना भी पेन अभी नहीं देखने को मिला है क्योंकि कई लोग अच्छा पैसा बना चुके हैं स्मॉल कैप मिड कैप में। ये जो है ये नॉर्मल है एक तरह से। जब भी मार्केट घटता है तो अपने को देखने मिलता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा करेक्शन आता है, लार्ज कैप में करेक्शन कम आता है, और जब मार्केट बढ़ना चालू होता है तो स्मॉल कैप में ज्यादा आता है। हम लोग के हिसाब से स्मॉल कैप मिड कैप अगले 3-4 साल में अच्छा करेगा क्योंकि इकोनॉमी अच्छा करेगी, और जब भी इकोनॉमी अच्छा करती है तो स्मॉल कैप में अर्निंग्स ग्रोथ ज्यादा होता है लार्ज कैप के कंपैरिजन में। दूसरा चीज, अब वैल्यूएशन है ना स्मॉल कैप का सस्ता हो चुका है लार्ज कैप के हिसाब से। 6-8 महीना पहले स्मॉल कैप और लार्ज कैप का वैल्यूएशन एक तरह से
सिमिलर हो गया था, तो उसके कारण थोड़ा कंफर्ट नहीं था वैल्यूएशन के साथ। पर स्मॉल कैप में अब देखने को मिला है कि अब वैल्यूएशन सस्ता हो गया है, थोड़े अंडर परफॉर्म भी कर चुके हैं और अगला 2-3 साल में अच्छे अर्निंग्स ग्रोथ आएंगे। अगला कब लेना चाहिए इसको? अगले 3-4 महीना में धीरे धीरे लेना चाहिए, क्योंकि बाजार में थोड़ा प्रेशर रहेगा अगला 2-3 महीना, है ना, कोई ऐसे मार्केट ज्यादा भागने वाला नहीं है कहीं पे। तो एक तरह से बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी रखना चाहिए स्मॉल कैप मिड कैप में। ऑलराइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, मिस्टर ज्योति, आज हमसे ये सारे व्यूज शेयर करने के लिए। तो हमें ज्योति वर्धन हमसे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि कौन कौन से सेक्टर्स उन्हें पसंद आते हैं और मोर और लेस बाजार में इस वक्त किस तरह का व्यू रखना चाहिए मैक्रो फ्रंट पे। यूएस एफओएमसी मीट से पहले किस तरह की पोजीशनिंग बाजार में हम देख रहे हैं और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है रेट हाइक्स को लेकर, बाजार क्या फैक्टर इन कर रहा है, इन सारे स्पेसेस पर बात करते हुए चलिए एक बार मार्केट्स पर फिर से लौटते हैं। अगर अभी हम कुछ रैली की बात करते तो अजय 10-15 पॉइंट की और अपसाइड तो आई है, तो यानी ये हाल आ गया है, मतलब बेयर मार्केट में 10-10 पॉइंट को आप गिनने लगी हैं कि 10 पॉइंट आए तो आप खुश हो रही हैं। खुश हो रहे हैं कि 10 पॉइंट की देखिए रैली आई है निफ्टी में। नहीं, एक्चुअली 10 पॉइंट की रैली आना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि एटलीस्ट कुछ सेंटिमेंट सुधरते हुए शायद दिख रहे हैं, या फिर एफओएमसी मीट से पहले क्या शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं। अगर मैं शॉर्ट होता, अच्छे पैसे में होता, तो क्यों नहीं मेरे को इससे पहले कवर करना चाहिए, क्योंकि जो ही पैसा घर में आया असली पैसा वही है। बिल्कुल करना अब आप अगर आप कुछ बड़े स्टॉक्स देखिए ना नीचे से कितना रिकवर हुए, तब आपको वहां पे गेम दिखेगा असली। अगर आप एफएनओ के गेनर लूजर्स में देखेंगे तो जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं वो इस समय डेज लो पे हैं। जरा आप लेके आइए एनटीपीसी को, और मैं आपको मैं दिखाता हूँ एफएनओ में लूजर्स जो लेके आइए, टॉप लूजर्स, ये डिफेंसिव स्टॉक्स हैं। अगर बाजार का डर का माहौल होता तो ये स्टॉक्स तो 3% गेन में होने चाहिए थे। ये तो एब्सोल्युटली, सुबह आपको याद है अजय हमने ये बात की भी थी कि अगर कल बाजार डिफेंसिव मोड में था और आज अगर बाजार अपनी चाल बदलता है तो सबसे पहले क्या डिफेंसिव को, इसमें तो कौन सा डिफेंसिव है? कोई भी डिफेंसिव नहीं, अग्रेसिव बेट्स ले रहे हैं यानी लोग, यानी कवर कर रहे हैं पोजीशन नंबर 1 और डिफेंसिव को कम कर रहे हैं। अब आप देखिए कि गिरते हुए बाजार में टॉप लूजर्स कौन है? आपका टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, ये तो डिफेंसिव होते हैं जहां पे बाजार हाइड करता है, तो थोड़ा रिडक्शन है डिफेंसिव में, यानी थोड़ी सी रिस्क एपेटाइट वापस आई है बाजार में। ऑलराइट, इस रिस्क एपेटाइट के मायने क्या हैं? क्या यहाँ से बीटीएसटी के ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स भी कोई कॉन्ट्रा ट्रेड्स यहाँ पर सजेस्ट करेंगे ताकि व्यूअर्स का पैसा बने? हम भी चाहेंगे, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच बिल्कुल राजेश पालविया है हमारे साथ। राजेश, गुड आफ्टरनून, कैसे आप बाजार को रीड कर रहे हैं? हम तो खैर 10-20 पॉइंट्स की मूव पर वी वर जस्ट डूइंग अ लाइट टॉक, लेकिन क्या ये कोई आपको इंडिकेशन दे रहा है कि शायद यहाँ से ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन कवर कर रहे हैं, लॉन्ग भी बना रहे हैं? क्या यहाँ खुश होना चाहिए? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून। तो देखिए मार्केट जो बिहेवियर आज तो एक रेंज बाउंड, एक काफी टाइट रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, और आज की जो इंट्राडे पोजीशनिंग भी देखें, जो कॉलपोर्ट के डेटा बने हैं उसके हिसाब से भी 15,800 और 15,700 ये स्ट्राइक पे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है। और जिस तरीके के डेटा या पोजीशन जिस तरीके से प्ले आउट होते हुए दिख रही है, हमें लगता है कि मार्केट में जो अब यहाँ पे जो सेटअप बना है उसमें 2 लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। एक हायर साइड पे मैं लेवल बताऊंगा वो है 15,850 और लोअर साइड पे 15,650। और जो आज का डेटा बन रहा है और अभी तक जो इस वीकली सीरीज का जो कि कल है उसका जो भी डेटा जो अभी तक फॉर्मेशन हुआ उसमें भी ये दोनों लेवल काफी इंपॉर्टेंट डेटा सेटअप के हिसाब से प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है मार्केट में इवेंट का जो आउटकम आज आना है यूएस फेड का, वो मार्केट जो डायरेक्शनल ट्रेड लेगा वो ये दोनों लेवल को टूटने के बाद ही लेगा, आइदर डाउन या अप, जहां भी जाना है मार्केट को ये लेवल टूटने के बाद ही एक बड़ा मूव यहां से प्ले आउट होते हुए दिखेगा। तो कल के सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हमें लगता है कि जिस तरीके की पोजीशनिंग अभी बनी है उसके हिसाब से काफी बड़े शॉर्ट कवरिंग के मूव भी बन सकते हैं। अगर हम 15,850 को कल क्रॉस करते हैं हायर साइड पे या 15,650 टूटते तो भी वहां से एक बड़ा मूव डाउन साइड का ओपन होते हुए दिखेगा। तो दोनों तरफ में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल इंडेक्स पे व्यू है, क्योंकि कोई भी क्लियर यहाँ पे सेटअप अभी बनते हुए नहीं दिख रहा है निफ्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें लगता है कि कल के सेशन में अगर 15,650 टूटेगा तो 15,500 15,450 के लेवल भी बहुत जल्द दिखा देगा मार्केट, क्योंकि मार्केट की पोजीशनिंग इस तरीके से है कि वो लेवल टूटने के बाद एक अनवाइंडिंग के ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे।
जैसा अजय जी भी अभी पॉइंट आउट कर रहे थे कि जहां स्टॉक्स में ऑलरेडी ओवरसोल्ड या जहां पे एग्रेसिव शॉर्ट हमने पिछले दिनों में देखा था और जो स्टॉक ऑलमोस्ट अपने स्विंग लो के पास ट्रेड कर रहे थे, वहां जरूर पोजीशन अनवाइंड होते हुए दिख रही। थोड़े शॉर्ट्स में वहां पे कहीं ना कहीं अनवाइंड का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है, जिसके कारण से मार्केट में उन स्टॉक्स में थोड़ा पुलबैक का ट्रेड आज आते हुए दिखा है। और जो स्टॉक्स ऑलरेडी एक रैली कर चुके थे वहां पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है, जिसमें आप देखें आज HAL का स्टॉक या BL, ये सारे स्टॉक्स में जहां पे एक अच्छी रैली बनी हुई थी वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी हो रहा है। तो मार्केट थोड़ा कॉशियस जा रहा है इवेंट के पहले, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही ये रेंज टूटेगी तो यहाँ से हमें लगता है कि 200-300 पॉइंट का अप मूव कंटिन्यूएशन में आते हुए दिख सकता है आइदर साइड में। ओके ठीक है, तो नो निफ्टी नो बैंक निफ्टी, आपकी तरफ से कोई ट्रेड नहीं है, ना ही निफ्टी का ना ही बैंक निफ्टी का। आप ये कह रहे हैं कि आप 850 या तो 650 आइदर साइड ब्रेक होने पर कम से कम 300 से 400 पॉइंट का मूव आ सकता है। आज का दिन बाजार रेंज में लग ही रहा था सुबह से और रेंज में ही है। खैर आगे बढ़ते हैं। मितेश पंचाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मितेश, आपका व्यू क्या है? मान लीजिए किसी के पास निफ्टी लॉन्ग पड़ी हुई है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसको वैल्यूएशन अच्छी मिली हुई है, वो गलत फैसले पर है या फिर सही फैसले पर है? ले कुछ नहीं रहे, पुराना पड़ा हुआ है अभी हमारे पास, मार्जिन दे दिया हमने, पैसे पूरे कर दिए, 2 लॉट पड़े हुए हैं, अब क्या करें? अगर आपके पास निफ्टी अगर पड़ा है तो अभी 15,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखिए डिम्पी जी, टेक्निकल हिसाब से हम लोग ये सब चीजें बातें कर रहे हैं अभी, लेकिन प्रिसाइजली आपको भी पता है कि अभी इवेंट ड्रिवन बहुत ही ज्यादा बाजार है, इसलिए प्रैक्टिकली कोई लेवल्स की रिस्पेक्ट बाजार नहीं कर रहा है। सो फॉर द सेक ऑफ लेवल्स जो हम टेक्निकली ड्रॉ कर सकते हैं वो यही है कि 15,500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और बैंक निफ्टी के लिए 33,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन जैसे मैंने बोला और जैसे आपको भी पता है, ये इवेंट ड्रिवन मार्केट है, तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वो ब्रीच हो सकते हैं। हमारा ये मानना है अभी एज ऑफ नाउ कि बाजार को खुद को उसका अपना डायरेक्शन पता नहीं है। ग्लोबल मार्केट में भी, इक्विटी मार्केट पर कोई भी इंडाइसिस देख लो तो एडवाइजेबल है स्टॉक स्पेसिफिक ही रणनीति रखे आप। इंडेक्स को फिलहाल कंप्लीटली अवॉइड करने की सलाह रहेगी। निफ्टी नो बैंक निफ्टी, राजेश जी भी कह रहे हैं नो निफ्टी नो बैंक निफ्टी। मितेश जी, आपको बताने फिर शेयर्स किस पे आप बुलिश हो, किस पे आप बेरिश हो? एल्गोरिथम सिस्टम अभी 2 शेयर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है ये लेवल पे। एक तो है AIA इंजीनियरिंग। अगर आप वीकली चार्ट AIA इंजीनियरिंग का देखोगे तो पिछले कुछ दिनों में बहुत ही स्ट्रांग अपमूव देखने के लिए मिला है 1757 के लेवल से क्लोज टू 2350 के लेवल के पास। उसके बाद हमने एक हल्की सी करेक्शन देखी है स्टॉक्स के अंदर। तो हमारे हिसाब से AIA इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया पिक है एज ऑफ नाउ, क्योंकि मल्टी क्वार्टर रेजिस्टेंस के बाद वो एक नए अपमूव के लिए रेडी है। हमारे हिसाब से 2040 मतलब अभी 2090 का लेवल चल रहा है, 2090 के ऊपर खरीदारी कीजिएगा 2000 के स्टॉप लॉस के साथ। 2350-2500 के टारगेट लिख के लिए 1 से 3 महीने की अवधि के लिए। दूसरा इंटरेस्टिंग जो पिक है जो सिस्टम ने किया है ये लास्ट वीक में, वो है रुचि सोया। हमने देखा है रुचि सोया को कि 26 जून को 2020 से जब 1519 का हाई लगा है तब से लेके वो कंसोलिडेशन फेज में ही है और पिछले कुछ वीक्स के अंदर उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिखाई पड़ रहा है। स्पेशली वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 8 अप्रैल से लेके अगर आप 3 जून की कैंडल को देख लो तो वीकली चार्ट के ऊपर बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है। तो हमारे हिसाब से ये प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हमको मिला है एट द रेट ऑफ 1124। अभी स्टॉक्स इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हमारे हिसाब से अभी रुचि सोया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है अगले आई थिंक 1 या 3 महीने के लिए, और रुचि सोया को खरीदने की सलाह रहेगी यहाँ पे। और हमको लग रहा है करंट लेवल से तकरीबन 25 से 30% का अपसाइड, मतलब हम लोग 1300 से 1400 का टारगेट लेके यहाँ पे चल सकते हैं अगले 1 से 3 महीने में। तो हमारे हिसाब से जो सिस्टम ने आइडेंटिफाई किए 2 स्टॉक्स एज ऑफ नाउ जो इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट प्रोबेबिलिटी है अच्छा करने की, वो है AIA इंजीनियरिंग और रुचि सोया। बात है मितेश, आपने AIA इंजीनियरिंग बहुत ही शानदार स्टॉक चुना है। जरा AIA इंजीनियरिंग का लंबा ग्राफ लेके
ये वो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, आज भी 2% 3% ऊपर है 50 रुपए, क्योंकि मिड कैप कैपिटल गुड स्टॉक्स में बड़ा एक्शन हो रहा है। इनफैक्ट हम करीब एक हफ्ते से आपको ये फॉलो करके बता रहे हैं। ये देखिए, ये 52 वीक हाई पे गया, फिर करेक्ट हुआ है, स्टॉक में ज़बरदस्त मजबूती है। और इनफैक्ट हम 3-4 बड़े बड़े फंड मैनेजर्स आज भी लेके आए थे, अभी इससे पहले भी आपको वॉइसेस सुनवाई थी कि कैपिटल गुड्स ऑटो के बाद दूसरा एक एरिया है मैन्युफैक्चरिंग का, जहाँ पे फंड्स ने अपना एक्सपोजर बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये 14 साल के हाईएस्ट लेवल पे कैपिटल गुड इंडेक्स आ गई है। तो जब भी आप किसी पैनलिस्ट से कैपिटल गुड स्टॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट सुने और ट्रेडिंग दें, उसको जरूर अपने रेडार पे रखिए। इस स्पेस में जबरदस्त एक्शन हो रहा है। और रुचि सोया 1200 का एक हाई बनाया था, ये देखिए कैपिटल गुड इंडेक्स है, मामूली करेक्ट हुई है, बट ये 14 साल के हाई पे पहुंची है। और ये आप देखिए एक फ्लैट लाइन में थी, अभी ब्रेकआउट आया है इसमें, तो यहाँ पे एक्शन जबरदस्त हो रहा है। चलिए वापस आते हैं, रुचि सोया की बात कर रहे हैं। मितेश की दूसरी कॉल, ये अभी 1200 जाके करेक्ट होके आया है, तो ये करेक्टिव जोन में आ गया है। और अब मितेश को इसके अंदर दूसरी चाल नजर आ रही है 1300 के टारगेट के लिए। राजेश के पास में जाऊंगा वापस। राजेश, टाटा कम्युनिकेशन में हमने सुबह बातचीत करवाई थी अपने पैनलिस्ट से, सबने बताया था कि ये स्टॉक बड़ा कमजोर है, इसमें वीकनेस दिख रही है और ये शॉर्ट कैंडिडेट है। एक इंटरडे रिकवरी अटेम्प्ट हुई, फिर वापस डेज लो की तरफ आ गया। किस लेवल पे जाता हुआ नजर आता है? क्योंकि इसमें अब आज से नहीं, अब तो खैर एनालिस्ट मीट की कमेंट्री कमजोर आई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शॉर्ट क्रिएट हो रहे हैं इसमें। अच्छा जी, बिल्कुल। देखिए, स्ट्रक्चर तो वीक हो चुका है। स्टॉक ने अपने सारे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से अब यहाँ पे चार्ट प्लेस्ड है, हमें लगता है स्टॉक में अब यहाँ पे अगर ये 915 रुपए के नीचे ही सस्टेन करेगा तो स्टॉक में नेक्स्ट हमें लगता है डाउन साइड जो इसमें आते हुए दिख सकती है वो करीब आएगी 820 830 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ से हमें लगता है कि अभी और यहाँ से 6-8% के करेक्शन ये स्टॉक यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस पे इसी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 915 का स्टॉप लॉस रखेंगे, कोई भी छोटा मोटा पुल बैक आएगा तो 915 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करें 820 830 के टारगेट के लिए। इंटरेस्टिंग, ये हो गया आपका टाटा कॉम। लेकिन टाटा केमिकल एक और स्टॉक है। मितेश, टाटा केमिकल को लेके आइए जरा। टाटा केमिकल में भी कमजोरी की एक वीकनेस जैसी साइन दिख रही है, जरा इसके चार्ट्स को लेके आइए। डेज लो की तरफ है, 1 महीने 1.5 महीने का ग्राफ दिखाइए। ये तब हो रहा है जब बाकी सारे केमिकल स्टॉक्स रिबाउंड कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं SRF, बॉश, ये देखिए 1 महीने में 6% निकल गया, इसमें कुछ गड़बड़ है। मितेश, जरा इसके चार्ट्स को दिखाइए हमें रीड करके, क्योंकि बाकी बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स में रिबाउंड आए नीचे से, टाटा केमिकल नेगेटिव जा रहा है, इसमें शॉर्ट आइडिया है क्या? नहीं, एग्जैक्टली अजय जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक पिकअप किया है और उसका एनालिसिस भी सही ढंग से किया है। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा AIG इंजीनियरिंग के ऊपर फोकस करूं, सिर्फ एक ही लाइन बतानी है। अजय जी, ये मार्केट में बहुत ही कम स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और ऑल टाइम हाई नया लगा रहे हैं। AIG इंजीनियरिंग उसमें से एक है। तो आप समझ सकते हो कि अगर ये स्टॉक्स जो 4 डिजिट का है 2000 के ऊपर का और ये लेवल पे अगर बाइंग आ रही है तो कौन से पार्टिसिपेंट्स के साइड से बाइंग आ रही होगी। और ऐसे मार्केट में जब कोई स्टॉक्स ऑल टाइम हाई लगाता है और ऑल टाइम हाई के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड करता है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, बस मुझे यही ऐड करना था। कमिंग बैक टू टाटा केमिकल, आई थिंक बहुत ही बढ़िया आपने नैरेट किया है। पिछले कई दिनों से टाटा केमिकल अनफॉर्चुनेटली 900 से 920 के बीच में जब भी आता है तभी एक सेलिंग प्रेशर इमर्ज होके आता है, और जब भी नीचे में 850 860 के बीच में आता है तभी ऑटोमेटिकली एक बाइंग आ जाती है। तो मेरे हिसाब से ये रेंज बाउंड ट्रेड है अभी, व्हाट वी कॉल इज अ नो ट्रेड जोन, क्योंकि जब तक 920 डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसमें हमें नहीं लग रहा है कि एक अपसाइड स्विंग आपको मिलेगा, और नीचे में 850 जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड भी नहीं मिलेगी। तो टाटा केमिकल ने अपने आप को एक सीमित दायरे में रखा है 920 से 850 के बीच में। तो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट आइदर साइड नहीं होती है अजय जी, हमको एक क्लियर ट्रेंड नहीं मिलेगा। सो एज ऑफ नाउ टाटा केमिकल को बाय और सेल दोनों के लिए अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी यहाँ टाटा केमिकल्स पर। और इनफैक्ट पूरा राइटली सेड पूरा केमिकल स्पेस इस वक्त चल रहा है, और ये सुबह भी हम कुछ पिक्स भी ट्रैक कर रहे थे, लेकिन टाटा केमिकल्स पर जो राय निकल कर फिलहाल अवॉइड करने की है। कुछ बोरा भी है हमारे साथ, कुछ से भी जान लेते हैं कि वो क्या व्यू बना रहे हैं इस वक्त मार्केट्स पे। कुछ क्या कोई पोजिशंस आपको रिवर्स होती हुई दिख रही हैं? ट्रेडर्स अपनी शॉर्ट बेट्स को अब कवर करके कहीं ना कहीं लॉन्ग्स, कुछ पॉकेट्स में तो आपको लॉन्ग्स दिख रहे हैं, क्या ये साइंस दे रहा है कि शायद कल, क्योंकि आज एक बाउंस बैक जो
जिसकी एंटिसिपेशन थी वो बहुत बड़ा कोई बाउंस आया नहीं। क्या हम कल कोई बाउंस बैक देख सकते हैं? व्हाट इज योर रीडिंग ऑन द मार्केट्स नाउ? जी हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, दिस मूव इज नॉट एट ऑल सरप्राइजिंग। अगर हम मार्केट एक बहुत ही स्ट्रांग बुल रैली में होता और हम पिछले कुछ दिनों में 500 या 700 पॉइंट्स अपसाइड में रैली कर चुके होते तो इतने बड़े इवेंट के पहले एक पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती और हम शायद नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे होते। आज हम एग्जैक्टली उसका उल्टा देख रहे हैं। हमने मार्केट्स में बहुत शार्प फॉल देखा था। अब जो शॉर्ट पोजीशंस भी लेके जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और उसके चलते मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट है। अगर आप आज ध्यान देंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं आज रिबाउंड कर रहे हैं। वो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें ज्यादातर शॉर्ट्स बने भी थे, विच इज लार्जली योर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। इनमें काफी सारे शॉर्ट्स बने भी थे। तो ये वही स्टॉक्स हैं जो रिबाउंड कर रहे हैं। सो दिस इज लार्जली ट्रेडर्स कीपिंग देयर पोजीशंस लाइट। अगर हम इंडेक्स देखें तो एग्जैक्टली वही चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। इट्स नॉट गॉन एनीवेयर, इट्स नॉट टेकन अ डायरेक्शन। बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। सो लार्जली एक इवेंट के पहले का पोजीशंस लाइट करने वाला ट्रेड है। एंड बिकॉज वी वर सो शॉर्ट, पोजीशंस कवर हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है और उसकी वजह से मार्केट जरा सा सपोर्ट ले रहा है। जो डिसाइसिव रैली आनी है ये कल के जो आज शाम का आउटकम आना है उसके बाद कल से एक मूवमेंट शुरू होगा, तब हम एक डायरेक्शनल कॉल ले पाएंगे। ओके, ठीक है। यानी कि आपकी तरफ से भी नो निफ्टी, आप कोई भी ट्रेड ना लें अभी, और ना ही नो बैंक निफ्टी। तो तीनों मेहमानों ने नो निफ्टी नो बैंक निफ्टी का आज नारा पकड़ लिया, यानी कि किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं। स्पेसिफिक ट्रेड कीजिए स्टॉक्स का, वो ज़्यादा बेहतर है। कुणाल बोथरा भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, आपका व्यू पॉइंट भी यही है कि कल के इवेंट को निकल जाने दें क्योंकि मार्केट बहुत टाइट रेंज में है। आप 15,800 की कॉल और 15,800 की पुट दोनों ही पैसे दे रहे हैं। एक ही टेबल पे बैठे होंगे ना, मंदड़ी और तेजड़िए, दोनों ही लॉस खा रहे हैं। एक दूसरे से पूछ रहे होंगे, अच्छा आपका फायदा हुआ, आपका फायदा हुआ? दोनों बोलेंगे भाई साहब मेरा फायदा नहीं हुआ, हम तो दोनों ही घाटे में। आप जरा बताइए सर क्या करना है? जी हाँ, दिग्विजय जी आपने काफी अच्छी तरह से पुट अप किया है इसको। और ये जनरली होता है, जो एक जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर हम इवेंट के पहले देखते हैं वो होती है वॉलेटिलिटी या विक्स। तो कल और आज के अगर हम विक्स का इन 2 दिन का ट्रेंड भी देखे तो कल भी विक्स ने इतना ज्यादा उछाल नहीं दिया था, हालांकि 22 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज भी आई थिंक विक्स जो है वो 22 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट शायद ये वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। तो उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि जो मूवमेंट्स हैं इंडाइसेस के वो भी काफी रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं। हालांकि हम पॉजिटिव साइड पे अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि 15,700 के लेवल को निफ्टी ऑलमोस्ट होल्ड कर रहा है। बट जब दूसरे साइड सिक्के का दूसरे पहलू देखें तब हम देखेंगे इवन इन द लास्ट 3 डेज जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है 15,700 पे, हमने पुराने हाई को तोड़ा नहीं है। तो 3 दिन पहले जब हाई बनाया था निफ्टी ने वो करीबन था 15,888 का था। कल जो हाई बनाया था निफ्टी ने 15,858 का था और आज का जो हाई है निफ्टी का 15,780 का है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है बट लोअर हाईज के पैटर्न बन रहे हैं। तो वेट करना चाहिए इवेंट के लिए। इवेंट पैन आउट हो जाने के बाद में आई थिंक डायरेक्शन और ट्रेंड काफी क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। कुणाल जी, आपके कोई ट्रेड है क्या, कोई कॉल है, क्लोजिंग कॉल्स? तो मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बेट लूंगा। पहला स्टॉक जो मैं रेकमेंड करूंगा, जो मैंने मॉर्निंग में भी दिया था, कोरोमंडल फर्टिलाइजर, मेरे अनुमान से बहुत अच्छा चार्ट बन रहा है। स्टॉक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट कर चुका है। 985 का टारगेट रख सकते हैं कोरोमंडल फर्टिलाइजर पे। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 935 का। और सेकंड स्टॉक मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा दमदार परफॉर्मेंस आज भी दे रहा है, वो अशोक लेलैंड। 133-34 का बेस बन चुका है स्टॉक में अभी शॉर्ट टर्म चार्ज के अनुमान। तो उस 133 के लेवल्स को शॉर्ट टर्म सपोर्ट रख के इसमें बाय कर सकते हैं। 139 का टारगेट। ठीक है, आपके लिस्ट में है अशोक लेलैंड, आपके लिस्ट में है कोरोमंडल इंटरनेशनल। कोरो को तो सीधा सीधा आप मानसून से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये बताया जा रहा है मानसून धीरे धीरे करके गति पकड़ रहा है सदर्न इंडिया में। और अशोक लीलैंड पे भी आप ध्यान रखिएगा। ऑटोस के अंदर सभी जगह पर अच्छी बाइंग है, चाहे पैसेंजर है चाहे वो कमर्शियल है। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया। खुश, आपकी तरफ से आपकी ट्रेडिंग कॉल्स भी बकाया हैं, आप जरा वो भी बता दीजिए। मेरे 2 ट्रेडिंग कॉल्स हैं, दोनों ही ऑन दी बाय साइड हैं। मेरी सलाह रहेगी कि इसे पोजिशनली अगर लें तो ये ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते। पहला है KEI इंडस्ट्रीज। देखिए, ऐसे मार्केट में भी ये स्टॉक जो है अपना अप ट्रेंड इंटैक्ट रखे हुए है। इसमें जो फॉल आ रहा है वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूटिलाइज हो रहा है और कहीं भी स्टॉक ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज जो है वो भी ब्रेक नहीं किया है। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जो हम स्टॉक में देख रहे हैं। ग्रेजुअल ही सही, लेकिन
एक अप ट्रेंड में चल रहा है, एंड दिस ग्रेजुअल अप मूव इज एक्चुअली क्वाइट एडवांटेजेस कि स्टॉक एकदम में रन अप नहीं कर जा रहा। सो केईआई इंडस्ट्रीज पे बाइंग के लिए ध्यान रख सकते हैं। 1330 का टारगेट और 1230 का एक क्लोज स्टॉप लॉस लेके चलिए। जो दूसरा स्टॉक है दैट इज पूनावाला फिनकॉर्प, अगेन वेरी सिमिलर टू केईआई इंडस्ट्रीज, जस्ट दैट एक स्टॉक में ओवरऑल एनबीएफसी और फाइनेंशियल स्पेस में जो फॉल आई है उसके बाद एक हल्का सा कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। लेकिन अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो 233 के जो लेवल्स हैं वहां पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है जो स्टॉक ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। सो ये एज अ स्टॉप लॉस यहाँ पे एक्ट करेगा फॉर पूनावाला इंडस्ट्रीज। और अगर आप यहाँ बाय करते हैं तो 255 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं ऑन एन इमीडिएट बेसिस। पर अगर आप इसे लंबी अवधि के लिए होल्ड करें तो ये आने वाले कुछ दिनों में और कुछ महीनों में 300 तक भी जा सकता है। कुछ वापस आते हैं, शैफलर इंडिया की बात करते हैं। कुछ और कुछ और हमारे एनालिस्ट काफी दिनों से, डिम्पी आपको भी याद होगा, बॉल बेरिंग कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। वो भी कैपिटल गुड्स का एक छोटा सा हिस्सा। जरा शैफलर को लेके आइए। पोजिशनली ये शैफलर हो गया आपका, एल&टी डेज हाई पे है। एल&टी कैपिटल गुड इंडेक्स का बड़ा हाथ है उसके अंदर। शैफलर आज डेज हाई पे है। एल&टी को लेके आइए जरा डॉक्टर साहब। एनआरबी बेरिंग देखिए 5-6% ऊपर है। ये देखिए ये हाल हो रहा है। एल&टी अगर किसी को खेलना हो राजेश जी कि भाई हमें जो है कैपिटल गुड्स में इंटरेस्ट तो है बट मैं लीडर के साथ रहना चाहूंगा, प्राज हो गया, एल&टी हो गया, देखिए जरा 2-3%। तो क्या लेवल, किसमें ज्यादा मजबूत ट्रेड आपको नजर आता है राजेश? तो अजय जी देखिए, एल&टी में ऑलरेडी एक करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में पिछले दिनों में हमने करेक्शन देखा, स्टॉक वीकली सेटअप के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 1518-1520 के आसपास इसका एक वीकली चार्ट के हिसाब से एक सपोर्ट है, और स्टॉक में देखें तो एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ये ट्रेवल करते हुए दिख रहा था। तो ऑलमोस्ट हमें लगता है कि स्टॉक ने एक लोअर साइड पे जो इसका एक सपोर्ट एरिया है वहां से बाउंस जरूर बनाया है। हमें लगता है कि एल&टी में रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। 1520-25 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। हमें लगता है स्टॉक में अगर ये पुल बैक कंटिन्यू रहेगा तो 1620-1630 तक की अपसाइड दिख सकती। तो एल&टी का सेटअप हमें रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव लग रहा है, और स्टॉक ने एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास से वापस से बाइंग एक्शन यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो हमें लगता है एल&टी पे यहाँ पे ऑलराइट। तो राजेश ठीक है, अपनी बात पूरी कर चुके राजेश। आप एल&टी आप यहाँ रेकमेंड कर रहे हैं, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कैपिटल गुड स्पेस से ये जो अभी थोड़ी देर पहले अजय भी एक बात कर रहे थे, रेफरेंस पॉइंट ले रहे थे। कैपिटल गुड स्पेस में इनफैक्ट आज आप देखें तो एक्शन भी बहुत है। भले ही थोड़े स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस के काउंटर्स हो, थर्मेक्स सीमेंस तो बड़े नेम हो गए, लेकिन स्टॉक्स लाइक एल्कॉन, ये इन स्पेसेस में भी हम देखते हैं कि काफ़ी एक्शन आता है। अगर मूव आती है तो एक साइड मूव आती है। एल्कॉन इंजीनियरिंग हो, एआई इंजीनियरिंग की तो खैर थोड़ी देर पहले बात हो भी रही थी। कैपिटल गुड स्पेस से और क्या पसंद आता है आपको? खुश से पूछते हैं। चलिए खुश, आप एल्कॉन इंजीनियरिंग या फिर ऐसे दूसरे काउंटर्स को ट्रैक कर रहे हो और यहाँ कोई आपकी रिकमेंडेशन हो? बिल्कुल। इनफैक्ट आपको ध्यान होगा सुबह अजय पूछ रहे थे कि ओपनिंग के बाद आपको कौन सा एक ट्रेड बहुत अच्छा लग रहा है, एंड द फर्स्ट नेम दैट पॉप्ड अप ऑन माय लिस्ट वाज पिटी इंजीनियरिंग। और उस समय ये स्टॉक करीब 2 या 3% ऊपर था। राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग अबाउट 9.5% अप। तो ये एक स्टॉक है जो अपने हमारे रेडार में काफी समय से रहा भी है। इसमें जो बाउंस आया है ये बहुत ही काबिले तारीफ है। ओवरऑल सेक्टर का ही एक बाउंस है जो ये एंजॉय कर रहा है। सो इसमें मेरी सलाह रहेगी कि अगर आपके पास पहले के निवेश हैं तो इसमें बिल्कुल बने रहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, और अगर नहीं है तो आप एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके इंडिकेटर्स अभी जरा पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं, विच शोज दैट देयर इज फेयर बिट ऑफ अपसाइड लेफ्ट। 350 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए इसे प्ले कर सकते हैं। 320, 322 के जो जोन्स हैं यहाँ का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। सो पिटी इंजीनियरिंग इन दिस स्पेस स्टिल लुक्स रेड हॉट। 9-9.5% का मूव एक दिन में खुश, और अभी भी रेकमेंड कर रहे हैं कि यहाँ से मूव आप एंट्री ले सकते हैं। इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, इसमें फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, और ये अंडर ओन HNI टाइप का स्टॉक है। ये कॉर्नर हो रहा है इस समय, जिस हिसाब से मूव्स आ रहे हैं। ये ऑल टाइम हाई पे इनफैक्ट आज 330 के। मैं वापस जाऊंगा मितेश के पास। मितेश, जमुना ऑटो एंसिलरी ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग का छोटा सा हिस्सा है, और जमुना ऑटो जरा चार्ट से बताइए। हालांकि हम बात भी करेंगे मैनेजमेंट से बहुत ही जल्दी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप ऑटो एंसिलरी में एक्शन कहीं ना कहीं चालू हो गया है। जमुना ऑटो पे को रेडार पे रखिए जरा, इसका लंबा चार्ट लेके आइए। 3-4 साल का, 1 साल का, तो आपको मालूम चलेगा ये कहाँ से लौट के आया है।
लेकिन कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। 52 वीक हाई था इसका 125, वहाँ से नीचे आया 107। क्या इस करेक्टिव दौर में मितेश इसमें घुसना चाहिए और टारगेट क्या होंगे आपके अगर हाँ? देखिए, तो पिछले 3 महीने स्टॉक ने डिफेंड किया है 90 टू 95 के लेवल्स, और जब भी ये स्टॉक 90 टू 95 के लेवल्स पे आया है तब भी उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बाउंस बैक दिखाया है, और ऊपर में 120-125 का एक रेंज है। तो 95 से लेकर 123 के बीच में आई थिंक पिछले 6 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन ये स्मॉल कैप स्टॉक अगर ये मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग खड़ा है तो उसका मतलब यही है कि लोअर एंड के ऊपर जब भी 90 टू 95 की रेंज आती है तभी बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग वॉल्यूम आता है। तो अभी एट द करंट लेवल ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से नज़र मुझे आता है। बहुत ही अच्छी पिक है आपकी। आई थिंक 90 के स्टॉप लॉस के साथ अगर छोटी अवधि के लिए 1 से 3 महीने के लिए अगर नजरिया लिया जाए तो पहला टारगेट बनता है उसका 125 और दूसरा टारगेट बनता है 145। मेरे हिसाब से स्टॉक जिस दिन 114 के ऊपर बंद आएगा उसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड ये स्टॉक में हमें दिखेगी। राजेश जी, एक शेयर आपको मैं जबरदस्ती दिखाऊंगा, हालांकि आप जैन है, हो सकता ना भी देखते हो, लेकिन फिर जरा देख लीजिएगा। वो है रेडिको खैतान का शेयर। ये शेयर क्या और चल सकता है क्या, जरा चेक करके बताइए, क्योंकि अभी ये चल रहा है करीब 800-810 रुपए के आसपास। बहुत अच्छी बात यह है कि 780 और 800 का इसने अच्छा वाला बेस बना लिया और कई दिनों से वाला पक्के वाला बेस बनाया है। बस चलेगा नहीं चलेगा ये आपको बताना है सर। इससे पहले राजेश जी जवाब दें, मैं ये कहूंगा कि इन मामलों में रेडिको खैतान टाइप के मामलों में जबरदस्ती ठीक नहीं है, लिमिट क्रॉस हो जाती है। इसमें जबरदस्ती मत किया करिए। अच्छा ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ फिर। राजेश जी, अगर आपको कहीं भी कोई भी थोड़ी भी आपत्ति है तो मैं क्वेश्चन को शिफ्ट कर देता हूँ खुश की तरफ। खुश आप लिख के बता दीजिए रेडिको खैतान। हाँ। नहीं डिम्पी जी, देखिए स्टॉक को एनालाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडिको का जो सेटअप बन रहा है, इस सेटअप को अगर हम देखें तो इसमें एक करेक्शन के बाद एक ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पे शेप अप होते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है जिस तरीके के अब यहाँ पे बेस वीकली सेटअप के हिसाब से दिख रहे हैं, स्टॉक ने मल्टीपल टाइम 780-770 के जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस दिया है, और अब जिस तरीके से फॉर्मेशन बन रहा है हमें लगता है जैसे ही स्टॉक में 825 का लेवल हायर साइड पे क्रॉस होगा तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड इनिशिएट होते हुए दिखेगा, और फिर वहाँ पे हमें लगता है 880 से 900 तक की भी अपसाइड के टारगेट रेडिको में आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा ही स्टॉप लॉस रखें, 780 का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन बाय करने की सलाह रहेगी, क्योंकि अगर हम लास्ट 2 वीक से देखें तो स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है, और आज का प्राइस एक्शन भी काफी इंकरेजिंग है। जिस तरीके से बाइंग आज के सेशन में बनी है, हमें लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल अप्रोच कर रहा है अपने 820-25 के रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करने में, और आज के सेशन में स्टॉक ने जो अटेम्प्ट लिया है वो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब यहाँ पे प्राइस क्रॉस होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है आज की क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है। 805 के ऊपर भी अगर आज क्लोज करेगा तो 825, देन उसके बाद 880 तक की भी अपसाइड इसमें कंटिन्यू होगी। 780 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है। नहीं देख रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स देख के आपसे हो सकता है कई सारे शेयर छूट जाएं। अमित खुश, जरा आप सुबह ना एक शेयर बता रहे थे डिविस लैब, जब आप फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बता रहे थे। मैं आपको धर्म संकट पे तो नहीं डालूंगा, बट हाँ एक शेयर मैं उसके सामने खड़ा कर रहा हूँ। मेरे पास पैसे हैं लिमिटेड, मैं दोनों में से एक ही लूंगा, या तो डिविस लैब आपका बताया हुआ, या मैं आपके सामने एक शेयर रख रहा हूँ सन फार्मा। इन दोनों में से कोई एक लेना चाहता हूँ, आप जैसा इसको मर्जी समझे। जी हाँ डिम्पी, देखिए अगर मुझे दोनों में फिलहाल कंपेयर करना हो तो मैं अभी भी डिवीज लूंगा, बिकॉज एक बहुत ही अच्छे करेक्शन के बाद एक बेस फॉर्मेशन होके इस स्टॉक में हल्का सा रिवाइवल देखने मिल रहा है। सो यहाँ पे जो अपसाइड है ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है। डिवीज एक ऐसी कंपनी है जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, इवन सन फार्मा फॉर दैट मैटर यू कैन, बट जो हमने फॉल देखा है ये एक टेम्पररी हो सकता है स्टॉक में, और अगर आप लंबे समय के लिए रखें तो आपका पे ऑफ रेशियो जो है, रिटर्न है, वो यहाँ से काफी बेहतर हो सकता है। सन फार्मा के मुकाबले में डिवीज इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि सन फार्मा में अगर अभी हम देखें तो एक अच्छे रनअप के बाद एक हल्का
सा स्लाइड शुरू हुआ है जो फिलहाल रुका नहीं है। सो इसका एक डाउन ट्रेंड शुरू है, एक बार खत्म हो जाए, कहीं बेस बनाए, फिर हम इसके अपसाइड के लिए इसे प्ले करने को रेकमेंड कर सकते हैं। बट फिलहाल अगर आप एक बड़ा अपसाइड चाहते हैं और आप थोड़ा लंबे समय के लिए वेट कर सकते हैं तो डिवीज लैब विल बी अ बेटर पिक। इसके जो बेस बने हैं 34-3450 के आसपास, इनको स्टॉप लॉस लेके आप प्ले करिए। लंबे समय के लिए रुकेंगे तो यहाँ पे आपका 10 to 15% का भी अपसाइड आपको मिल सकता है। चलिए एक और स्टॉक के बारे में बात करते हैं। हमने सुबह भी बात की थी कुछ से, वो था रेमंड। 1200 गया, वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई, सॉलिड नंबर आए थे, बहुत ही अमेजिंग नंबर्स थे। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आई स्टॉक में और उसके बाद अब थोड़ी सी बाइंग आना शुरू हुई है। आज देखिए रेमंड का स्टॉक कुछ 4-5% ऊपर है, ठीक ठाक वॉल्यूम में, वो सर्किट पे लग गया है 918 पे। अब पहले मैं आपको सुनवाता हूं उनके मैनेजमेंट की थोड़ी कमेंट्री, काफी कॉन्फिडेंट कमेंट्री थी। उसके बाद हम मितेश के साथ रेमंड का चार्ट चेक करेंगे क्योंकि ये काफी अच्छा वेल्थ क्रिएटर, ऐसा नहीं है कि मोमेंटम नहीं है। स्टॉक ऑलरेडी एक साल में मोर देन डबल हुआ था। अब यहाँ पे लोगों का रिस्क है, निकल जाए, पैसा बन गया है, या रुके रहें। तो इस बारे में बात करेंगे। पहले आपको सुनाते हैं कमेंट्री थोड़ी सी। मैं आपसे आपके बिजनेस के सबसे एक्साइटिंग और सबसे नए बिजनेस के बारे में बात करूंगा, रियल एस्टेट। जब आपने कुछ साल पहले जब बात की थी कि हम रियल एस्टेट में उतरेंगे, आपके पास बहुत बड़ा लैंड बैंक, लेगेसी लैंड बैंक था, तो लोगों ने कहा अगर वैल्यू अनलॉकिंग ही करनी है तो व्हाई नॉट सेल इट ऑफ। लेकिन आपने कहा नहीं, हम रेमंड ब्रांड लगाएंगे, खुद डेवलप करेंगे, टाइम पे देंगे क्वालिटी चीज़। अभी तक का आपकी जर्नी कैसी रही? ये 3 साल में हमने ये रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया है। पहले हम लोग ने कहा था कि हम ये ज़मीन बेच देंगे, लेकिन जब आप ज़मीन बेचने के लिए जाते हैं तो लोग आपको चवन्नी देते हैं। तो मैंने कहा कि इसको हम लोग खुद डेवलप करेंगे। इसमें हमने एक टीम लगाई और दिमाग लगाया कि ये प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। भगवान की दया से ये लास्ट 3 साल में हम लोग ने आज तक करीब 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। आज थाना के माइक्रो मार्केट में वी आर कंसिडर्ड कि इंडिया का सबसे नंबर 1 प्रोजेक्ट थाना में है। आज जो सेल्स का ट्रैक्शन है वो हमारी तरफ आ रहा है क्योंकि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट सब सोच समझ के किया है। आज हम 7 दिन में स्लैब लगा रहे हैं और हम सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम रेरा के 2 साल पहले ये दे रहे हैं। हमारा जो रेरा का कमिटमेंट है 2024 का, हम 2022 में ये साल 10 दिसंबर को 10 बजे सवेरे, आप भी इनवाइटेड हैं, हम ये हैंड ओवर करेंगे 900 अपार्टमेंट। तो इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है मार्केट में और बहुत लोग ने कहा कि ये रेमंड तो कुछ कर पाएगा नहीं, और जब लोग बोलते कि हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे तो हमारी डिटर्मिनेशन बढ़ जाती है कि हम करके दिखाएंगे। तो आज हम खुश हैं कि आज थाना में 4 मिलियन स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन के नीचे है आज, और ये प्रोजेक्ट का नाम बना है, इससे हमको ज़्यादा खुशी है। तो अभी आपने रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल से शुरुआत की, आपके पास इतना सफिशिएंट लैंड बैंक है वहाँ पे और आप पूरा इकोसिस्टम अप्रोच ले रहे हैं, सिर्फ बिल्डिंग बना के नहीं। तो क्या आगे चल के आपका ये भी एक व्यू है कि शायद कमर्शियल और उस सब चीज़ों में भी उतरेंगे आप? आज की तारीख में हमने खाली रेसिडेंशियल का सोचा है, लेकिन आगे जाते हुए कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम कमर्शियल भी देख सकते हैं। आपके ऑलराइट, तो ये है कमेंट्री आती हुई, कमर्शियल में भी उतर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे बन रही हैं अगर आप क्लोजली ट्रैक करें तो ये स्टोरी काफ़ी अनफोल्ड हो रही है और आज सर्किट पे है स्टॉक। अब आप बताइए मितेश, क्या लेवल्स देख सकते हैं ट्रेड के हिसाब से? अगर कोई इस करेक्शन में घुसा है, भी जो 1200 से नीचे है उसमें कोई घुसा है तो उसे क्या करना चाहिए, और जो होल्ड करके बैठा है थोड़ा लंबी अवधि, क्या लेवल्स आ सकते हैं? एग्जैक्टली सी देखिए, सबसे पहले तो लंबी अवधि का चार्ट देखते हैं। 1987 से सबसे बड़ा ब्रेकआउट आया था तो 2017 में था, जिसमें 1065 का हाई बनाया था स्टॉक्स ने, और ऑल टाइम हाई बनाया था 2018 में 1153 का 1153। उसके बाद लगातार 3 साल तक अंडर परफॉर्मेंस होने के बाद पिछले 2 साल में राइट फ्रॉम 210 जो कोविड टाइम पे लो था, वहां से लेके जर्नी हुई है स्टार्ट 1278 तक, और रिसेंटली हमने एक अच्छा सा करेक्शन इसमें देखा है। करेक्शन शायद थोड़े समय के लिए बढ़ सकता है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में इतना बड़ा ब्रेकआउट 2 साल में आना वो कोई मामूली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास है, फॉर एग्जांपल अगर आपने टॉप पे ही लिया है 1100 से 1200 की रेंज में,
डेफिनेटली एवरेज आउट ये लेवल पे करें। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहे तो भी ले सकते हो, और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग अगर 1 या 2 दिन पहले भी लिया है या ये गिरावट में लिया है तो नेट आप होल्ड करें। मेरे हिसाब से स्टॉक्स में 947 का जो हाई है वो जैसे ही क्रॉस होगा स्टॉक एक नई तेजी में आएगा, और अगले 1 या 2 साल में मेरे हिसाब से स्टॉक 1500 से 1700 जाने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तो करंट लेवल पर अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हैं। अगर आप साइडलाइन पे बैठे हैं तो डेफिनेटली 2 से 3% ऑफ द कैपिटल आप ये स्टॉक्स में लगा सकते हो। तो ये रेमंड पर एक व्यू, और आप ये कॉन्वर्सेशन खास मैनेजमेंट से, खास एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन सुन भी रहे थे। एक और बड़ा मैनेजमेंट हमारे साथ आज था, और क्योंकि इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न बात की जा रही है, सारी कॉन्वर्सेशन ही हमारी इस बात पे कि एफओएमसी कैसे इन्फ्लेशन को कैसे टेम करने के लिए स्टेप्स लेगा, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन को लेकर कितने बड़े कंसर्न एफएमसीजी स्पेस को लग रहे हैं। एफएमसीजी स्पेस का एक बड़ा प्लेयर एचयूएल, उसके सीईओ और एमडी संजीव मेहता से हमारी सहयोगी नयनतारा ने खास कॉन्वर्सेशन की। वो कितने वरिड हैं या फिर उनकी क्या तैयारी है, आइए एक बार वो कॉन्वर्सेशन सुनते हैं। We're talking about India's largest consumer goods company. आप फिक्की के प्रेसिडेंट भी हैं, आपको तो पल्स है मार्केट में क्या हो रहा है। ये जो महंगाई जो हम देख रहे हैं उसका अभी तक क्या क्या असर पड़ा है? आप देख रहे हैं वॉल्यूम ड्रॉप्स, लोग कम शॉपिंग कर रहे हैं, और रूरल में क्या हो रहा है? यू नो नयनतारा, पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि ये जो इन्फ्लेशन हुआ है ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ है, ये पूरी दुनिया में हुआ है, और इसके कई रीजंस हैं। एक तो पेंडेमिक के समय जो पूरी सप्लाई चेन थी वो डिसरप्ट हो गई, उसका इम्पैक्ट हुआ है, और फिर जो हम युद्ध देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, द जियोपॉलिटिकल इश्यू, उसका इम्पैक्ट हुआ है। और अभी हम ये भी देख रहे हैं कि और सप्लाई चेन में डिसरप्शंस हो रही हैं क्योंकि चाइना ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन किए हैं, क्योंकि वो लोग कोविड को, ज़ीरो कोविड पॉलिसी जो उनकी है उसे कंटेन करने के लिए। सो ये जो हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं ये पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में हुआ। अमेरिका देखें, उनका करीबन इन्फ्लेशन 8% वो लोग बोल रहे हैं, और ये उन्होंने लास्ट 4 डेकेड में, 40 सालों में नहीं देखा था। सो ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबसे पहले कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। बट ये ग्लोबल प्रॉब्लम को द क्वेश्चन जो आपके पास रहना चाहिए कि इसको हम देश कैसे कंटेन कर सकता है, या वी कांट मतलब सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाइक से ही होगा? नहीं, इसमें कई चीज़ें होंगी। देखो, हमारे लिए 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं देश के लिए। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती जानी चाहिए, वी शुड नॉट स्टॉल, बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ से ही हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और आएंगी, कंट्री प्रोग्रेस करेगी, मोर पैसे आएंगे जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कराएंगे। और दूसरी चीज़ है कि जो इन्फ्लेशन है ये हमेशा गरीबों को ज़्यादा हर्ट करता है। ऑलराइट, तो ये खास कॉन्वर्सेशन आप सुन रहे थे, लेकिन एचयूएल के स्टॉक पर क्या करना चाहिए? एचयूएल एफएमसीजी स्पेस, इसमें कोई ट्रेड आपको, स्पेशली एचयूएल के चार्ट ही देखें एक बार राजेश, यहाँ कोई ट्रेड दिखता है आपको? तो देखिए प्रियंका जी, स्टॉक में वो सेटअप बने वीकली सेटअप के हिसाब से अगर इसको एनालाइज करें तो स्टॉक में एक अपस्लोपिंग चैनल का ब्रेकडाउन ऑलरेडी इसमें होते हुए दिखा है। तो स्टॉक में ट्रेंड तो यहाँ पे नेगेटिव साइड का बनते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक ने लोअर साइड से अपने प्रीवियस स्विंग लो के आसपास से ही एक बाउंस जरूर दिया है, बट हमें लगता है कि स्टॉक अपने अब सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे उसके नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है हायर साइड पे 2200 इसके लिए काफ़ी मेजर हर्डल जैसा काम करेगा। जब तक कि 2200 और 2220 के लेवल क्रॉस नहीं करता तो अभी यहाँ पे सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी है। लोअर साइड पे जो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बने हुए हैं अभी वो है करीब 2110 के आसपास। अगर वो लेवल को भी अगर ये तोड़ता है तो फिर हमें लगता है सेलिंग प्रेशर और यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि जिनके पास अगर पोजीशन अभी भी है तो 2110 के स्टॉप लॉस को फॉलो करें, और 2200-2220 के आसपास हमें लगता है अगर स्टॉक आता है तो वहाँ से पोजीशन से एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि वो एक मेजर हर्डल जैसा हमें लगता है कि नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख सकता है। राइट, ये तो हो गया। अच्छा, एचयूएल ऑलमोस्ट हरे निशान में आता हुआ ये बड़ा चला जा रहा है। कुछ एलआईसी एक नई लिस्टिंग है, हमें पता है ये बात। शायद डेटा इसका कम अभी अवेलेबल है, लेकिन जिस हिसाब से एलआईसी का स्टॉक टॉप से नीचे आया, एलआईसी लिस्टिंग के बाद कुछ 20% नीचे आ गया है, क्या इसके अंदर
आपके पास जो डेटा अवेलेबल है उससे आप एक कॉल ले सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए या एक ट्रेडिंग रिबाउंड्स के लिए राइप है, या आप इससे अवॉइड करेंगे? कि डेटा बहुत ही कम अवेलेबल है, जैसा आप सही बता रहे हैं, बट जितना लिमिटेड डेटा है उसमें भी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो एक रिबाउंड तो इस स्टॉक में डेफिनेटली आया है। और ये जो रिबाउंड है ये यहाँ से अभी बस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था इमीडिएट बेसिस पे जो बना था उसको क्रॉस कर चुका है। 680 685 के जो जोन्स थे, तो प्योरली एक टेक्निकल बाउंस के हिसाब से ट्रेडिंग के लिए इसे अगर आप प्ले करना चाहें तो 675 के जो जोन्स हैं वहां पे आप एक स्टॉप लॉस लगा के इसे प्ले कर सकते हैं 710 के टारगेट्स के लिए। बट अगेन वेरी लिमिटेड डेटा, सो दैट्स ऑल वी कैन शेयर राइट नाउ। मिस्टर एमआर कुमार से बात भी की थी, चेयरमैन है एलआईसी के, निकुंज डालमिया ने, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने बातचीत की थी। आपको छोटी सी एक झलकी सुनवाते हैं। This will be true of any industry, especially of a financial sector, I believe. The balancing will be there. I mean, the basic issue will be that how fast we grow, whether it is on the businesses that policyholder like or businesses that the shareholder likes. Looking at the balancing part, I would say that we will continue to be very strong. We don't want to give up on our strength in par, which is what the policyholders will look for, the par policies. But we will, and we already started working on growing the non-par portfolio in a very big way. And that is something we will do over a period of time, medium term itself, which means that there's no question of balancing. It's a question of delivering value both to the policyholders and to the shareholders. People can say the timing was good or bad, but as you know, LIC itself is contrarian investor, so we don't look at the market being good or bad at any point of time. So I think it was a good time, and we did it. But now only time will tell how things shape up. But we're very positive about it. All right, मितेश, पिरामल एंटरप्राइजेस के चार्ट्स को जरा स्टडी करिए। ये आज काफ़ी अच्छे अपमूव के साथ ट्रेड कर रहा है, और हम देखिए अगर इसके अंदर एक स्पेशल सिचुएशन है, सब लोग इसको एक स्पेशल सिचुएशन स्टॉक की तरह देखते हैं, क्योंकि एक डीमर्जर इसके अंदर बाकी है। आज 61-62 रुपये ऊपर है, एफएनओ स्टॉक है, एक करेक्टिव फेज के बाद बाहर आता हुआ रिबाउंड कर रहा है। अगर 6 महीने का भाव देखिए तो 2500 से 1600 आ गया था। अब ये एक अपमूव दिखा रहा है कि ड्यूरेबल अपमूव, क्या इसको राइड करना चाहिए ओवरसोल्ड जोन से? देखिए, बेसिकली जहाँ तक पिरामिड एंटरप्राइज का सवाल है, पिछले 3 महीने में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, और 2390 से लेके स्टॉक बहुत ही स्ट्रांगली करेक्ट हुआ है। 1600 के नीचे भी ट्रेड किया है ये स्टॉक्स ने, क्योंकि रिसेंट जो बॉटम था वो 1580 का बना है। आज एक डेड कैट बाउंस है। मेरे हिसाब से टेक्निकल पैटर्न अगर आप वीकली देख लो, मंथली देख लो या क्वार्टरली देख लो, बहुत ही वीक है, क्योंकि आई थिंक 2018 के बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 2 क्वार्टर में कंटिन्यूसली स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन किया है, वो भी बहुत ही बड़े क्रैक के साथ। तो मेरे हिसाब से कंप्लीटली अवॉइड रहेगा। अगर डेड कैट बैंड्स अगर कोई बाउंस आता भी है गोइंग फॉरवर्ड, तो उसमें अगर आपके पास है तो आप निकल जाएं। गोइंग फॉरवर्ड ट्रेंड रिवर्सल सिर्फ और सिर्फ 2022 के ऊपर ही आएगा, जो 20 मई 2022 का हाई था, 2022.15 का। तो जब तक ये नहीं आता है, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है, तब तक एडवाइजेबल है कि कंप्लीटली अवॉइड करें, न तो शॉर्ट न तो लॉन्ग पोजीशन इसमें क्रिएट करें। हाँ, अगर ऊपर की तरफ आपको 1 या 2 दिन में मिलता है तो आप उसमें एग्जिट ढूंढिए रादर देन बॉटम फिशिंग। साल 2022 के अंदर आपको पिरामिड का जो लेवल याद रखना है वो भी 2022 ही है। तो आपको मितेश ये बात समझा रहे हैं, इजी टू रिमेंबर है कि पिरामिड चलेगा 2022 के ऊपर टिल, तब तक वीक ही होगा। हर रैली पे बिकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 1-2 शेयर जरा लिस्ट में और भी आ रहे हैं, उसके बारे में भी पता कर लेते हैं कि इस समय मोमेंटम उन शेयर्स में क्या करना चाहिए। एक शेयर है महिंद्रा CIE। एक बार ये कैश का एक शेयर है। खुश, एक बार जरा आप ये देखेंगे महिंद्रा CIE। जी हाँ, देखिए इस स्टॉक में एक अप ट्रेंड तो डेफिनेटली दिख रहा है, लेकिन ठीक वहीं पे इसमें जो एक रेजिस्टेंस लेवल बन के आ रहा है, वही 200-201 के जो लेवल्स करंटली स्टॉक जिन पे चल रहा है वहीं पे बन रहे हैं।
3 या 4 बार अगर हम देखें तो स्टॉक ने इन लेवल्स पे आके एक डाउन टिक दिखाया है। ओवरऑल मार्केट सेटअप और स्टॉक के सेटअप को देख के लग रहा है कि ये फिलहाल अपने रेजिस्टेंस के पास है, अभी इसमें एंट्री ना करें। अगर कल ये इन्हीं लेवल्स के ऊपर 200 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स और सो, तब इसमें एक फ्रेश एंट्री लीजिए। यहाँ पे जो आपका टारगेट है ये काफी अच्छा बन के आएगा, करीब 215 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक का, और स्टॉप लॉस यहाँ पे आप बड़े पास का 195 का लेके चल सकते हैं। फिलहाल इसे अवॉइड करिए बिकॉज रेजिस्टेंस के पास है, एक डिप शायद इसमें आ सकती है, जैसा कि हमने पहले देखा है इन लेवल से। राइट, अब संजीव भसीन जी हमारे साथ हैं। गुड आफ्टरनून संजीव जी। एफओएमसी के नतीजे से पहले बाजार ये जो मूव दिखा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि शॉर्ट्स कवर हुए हैं? आपकी पिक्स क्या रहेंगी यहाँ पर? पहले आपको अपडेट दे दूं, सुबह आपको इंडियन होटल, टाइटन और टाटा स्टील का था, वो तीनों बहुत बढ़िया चल गए। आईसीआईसीआई, टाटा मोटर, एल&टी, जीएनएफसी ऑल हैव आउट परफॉर्म। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं। पहले तो आप लीजिए वेदांता। मुझे लगता है कमोडिटीज में जैसे मैंने स्टील और टाटा स्टील और सेल में दिया है, वेदांता ऑल्सो ट्रेड्स एट एन अनबिलीवेबल प्राइस ऑफ 290 आफ्टर स्ट्रिपिंग ऑफ डिविडेंड। सो आई थिंक दिस स्टॉक headed to 325, keep a stop loss of 281. Other pick would be Z. I think Z is a very big beneficiary along with Sun TV of the IPL and Sony's now new infusion. Z is lacking on the sports side. That will be a very big kicker. So those of 20-21 पे Z लीजिए, stop loss of 214, target of 235. एब्सोल्युटली। मॉर्निंग की कॉल्स तो आपकी खैर बहुत अच्छी चली यहाँ पर, लेकिन आप जो 2 कॉल्स नई ऐड यहाँ कर रहे हैं, जी और साथ ही आप यहाँ पे मेटल पैक में तो कहीं से कहीं वैल्यू का कंफर्ट भी अब दिख रहा है क्या संजीव जी? जिस तरह से प्राइस बीटन डाउन हुए, टाटा स्टील तो खैर आपने सुबह दिया, ये सेल भी आप रेकमेंड करते हैं, अब आप एल्यूमिनियम काउंटर भी दे रहे हैं, तो क्या यहाँ केस बनता है क्या काफी बीटन डाउन हो गए अब ये सब स्टॉक्स? बिल्कुल बिल्कुल। और कल से जब बाजार घूमेगा, जब रिस्क ऑन आएगा तो और डॉलर वीकन करेगा, बिकॉज व्हाटएवर द फेड डज इट्स ऑल प्राइस्ड इन। और ग्लोबली अगर ऑयल और गैस वगैरह में जैसे फॉल मैं देख रहा हूं, देन कमोडिटीज पर्टिकुलरली द फेरस नॉन फेरस विल डू एक्सट्रीमली वेल, और वेदांता इज रिलेटिवली वेरी वेरी चीप एट दिस प्राइस। आपने ये काफी अच्छा कॉल दिया, काफी डिफरेंशिएटेड। इनफैक्ट ये आपका जी भी काफी डिफरेंशिएटेड कॉल है, क्योंकि उससे बात नहीं हो रही है, काफी ओवरसोल्ड भी है चार्ट्स पे। मिड कैप आईटी में डाउन साइड में अगर देखें संजीव जी, हालांकि आपने परसिस्टेंट वगैरह पे कॉल काफ़ी दिए हैं पहले, मैस्टेक पे कोई व्यू है क्या? वहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग टाइप का दिख रहा है स्क्रीन पे, शायद मैंने सोचा आपसे चेक करूं। मैस्टेक पे नहीं, देखिए अजय जी, ये सब वो ट्रेड था जनवरी में, हर ब्रोकिंग हाउस, फॉरेन ब्रोकिंग हाउस ने अपग्रेड किया था आईटी को। अब जब सब कंसेंसस ट्रेड हो गया कि बाय एनर्जी एंड सेल टेक, आई थिंक अब इसका बड़ा स्वीट रिवर्सल आएगा। आई एम लुकिंग फॉर एटलीस्ट 10% अपसाइड इन नैस्डैक इन द नेक्स्ट 2 to 3 weeks, which means the consensus trade of long commodity short IT will reverse. And once you see that reversal, you'll see all the mid cap ITs being again very very big mostly chased by the same fund managers. Specifically on Mastech, I cannot comment, but Persistent is one stock which we are very very bullish for targets of 5500. मैनेजर्स की तरफ प्यार जो है अक्सर हम लोग की कमेंट्री में झलकता रहता है। आप बहुत क्लोजली ये हमसे ऊपर के भाव में माल लेके जाएंगे वगैरह तरह की जो कमेंट्री होती है आपकी। अरे सर, दे ऑलवेज बाय हाई एंड सेल लो। मेरी बात लिख के ले लो, 10 साल काम किया मैंने उनके यहाँ। ओके, ये सब पगार के लिए काम करते हैं, आप और मैं तो इन्वेस्टर के लिए काम करते हैं। चलिए, इसलिए पुट टुगेदर कि वो बाजार के लिए काम करते हैं। Alright. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आज फिर से समय देने के लिए। कल आपसे मुलाकात होगी 10 बजे फिर से, तब तक एफओएमसी का डिसीजन आ गया होगा, बाजार किस हद तक फैक्टर इन कर चुका है, 75 बेसिस पॉइंट्स होंगे या 50 बेसिस पॉइंट्स होंगे, ये सारी चीजें और क्रूशियल कुछ और डेटा पॉइंट्स जैसे रिटेल सेल्स डेटा, ये सारे डेटा पॉइंट्स भी हमारे सामने होंगे। लेकिन संजीव भसीन काफी बुलिश हैं कि फिर से आपको रिस्क ऑन एनवायरमेंट दिखेगा और उस एनवायरमेंट में आपको जो कुछ सिलेक्ट
कलेक्टिव पॉकेट्स जो दिख रही हैं वो आपको मेटल भी अब दिखाई दे रही है। वैसे केस तो बनता है अजय कि अगर 900 के पास आप टाटा स्टील को देख रहे हैं तो एक बार के लिए तो आपको लगता है कुछ 5-7-10% का बाउंस के लिए इट कैन बी अ गुड ट्रेड। टाटा स्टील के चार्ट्स पे लेके आइए, ये 1000 के नीचे जो है इसमें बाइंग आती है, बट इस समय जो है ना एक्सट्रीम पेसिमिज्म है, ये 1400 1450 वाला आपको 950 में मिल रहा है। शायद टेक्निकल चार्टिस्ट मेरे से अग्री ना करें, लेकिन ग्लोबल रिस्क ऑन आएगा तो ये सब चीजें चलेंगी, ये बात तो सही है इनकी, बात तो सही कह रहे हैं। मेटल पे कोई बेट नहीं दे रहा है, एक बार चले एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं उनका व्यू क्या है। स्टील प्राइस गिरे है ना, हमारे पास एक डेटा है, स्टील प्राइस 20% टॉप से गिरा हुआ है। करेक्ट। तो अब गिरते हुए स्टील प्राइस में ये बात, हालांकि फंडामेंटल एनालिस्ट कहेंगे कि साहब इतना ये जितना कैश फ्लो बनाएगा 3-4 के पीई पे अवेलेबल है, लेकिन लोग बैठ लेंगे, ट्रेडर्स बैठ लेंगे नहीं, जो सिर्फ स्टील प्राइस है, मेटल कमोडिटी के प्राइसेस को देख के जब इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करते हैं शायद वो बेट नहीं लेंगे, इसी वजह से आपको ये भाव मिल रहा है। बट एनीवेज बाजार का मतलब ये बायर सेलर होना। मैं एक स्टॉक पे बात करना चाहूंगा चार्ट्स पे, वो है मैस्टेक। हालांकि संजीव जी का कोई व्यू नहीं था फंडामेंटल, बट चार्ट्स पे लेके आइए। राजेश आपसे डिस्कस करते हैं, इसमें ज़बरदस्त सेलिंग हो रही है हमारी इंफॉर्मेशन के दौरान। कुछ फंड्स जो हैं इसमें पोजीशन अपनी रिड्यूस कर रहे हैं, इसका थोड़ा 1 महीने 6 महीने का आप लेके आइए। नीचे में कहाँ जा सकता है ये जिस हिसाब से चार्ट्स बता रहे हैं? तो अजय जी मैं थोड़ा सा टच करना चाहूंगा टाटा स्टील पे। आज एक्स डिविडेंड हुआ 51 रुपए, तो वो इम्पैक्ट प्राइस पे आते हुए दिखा। फ्यूचर डिस्काउंट पे था आज, दोनों फ्यूचर और कैश दोनों आज सेम लेवल पे हो गए। तो आज जिन्होंने डिविडेंड के चलते भी लिया होगा तो थोड़ा सा उसका भी एक प्रेशर था। अदरवाइज स्टॉक में मुझे लगता है कि जिस तरीके से टाटा स्टील को डिफाइन करें, यस आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि 1000 के नीचे फिसलता नहीं है, और हमें लगता है कि 1 से 2 दिन में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आते हुए दिख सकती है स्टॉक में। मास्टेक को अगर हम डिस्कस करें तो स्टॉक में जो सेटअप बने, अगर इसके थोड़े से लॉन्गर टर्म सेटअप भी देखें तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था करीब इसका 2300-2400 की रेंज में, वो लेवल को इसने मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट किया था। लेकिन अब ये जो फॉल हुआ है करंट वीक में, उसमें वो लेवल को ब्रीच करके अब ऑलमोस्ट 17% का करेक्शन यही वीक में देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है अब ये 2400 के नीचे रहेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे और लिक्विडेशन यहाँ पे और होते हुए दिख सकता है। मंथली सेटअप के हिसाब से भी स्टॉक में एक 10 से 12 महीने का एक ब्रेकडाउन यहाँ पे मंथली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है मैस्टेक में। तो हमें लगता है 2400 के लेवल के नीचे अब रहेगा तो नेक्स्ट टारगेट जो लोअर साइड के बनते हुए दिख रहे हैं वो करीब आना चाहिए 1900 रुपए से 1850 रुपए तक के। तो एक लंबी बड़ी टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकडाउन यहाँ पे करंट वीक में हुआ है, तो हमें लगता है अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। स्टॉक में और डाउन साइड यहाँ पे ओपन होते हुए दिख रही 1950 और 1900 तक हमें लगता है डाउन साइड आते हुए दिख सकती है। ओके ठीक है, 2-4 शेयर हो रहे हैं, क्या इसको BTST करके जाना चाहिए या फिर 1-2-3-5 दिन के लिए रखना चाहिए? उसमें पहला शेयर होगा बाटा इंडिया। एक बार खुश आप चेक करेंगे बाटा इंडिया, क्या ये BTST या फिर पोजिशनल ट्रेड का एक कैंडिडेट है? जी हाँ, पोजिशनल ट्रेड का तो कैंडिडेट डेफिनेटली बनता है। ये हम जो ये मार्केट फॉल आई है उसके पहले हमने काफी अच्छा इसमें रनअप देखा था और ये मार्केट्स के साथ ही नीचे आया है। अब 1670 1680 के जो लेवल्स हैं ये इसके लिए बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। स्टॉक ने यहाँ से हमें मल्टीपल टाइम्स रिबाउंड दिखाया है, तो उसी लेवल को एक स्टॉप लॉस बना के इसे पोजिशनल बाय कर सकते हैं। यहाँ जो इसके इमीडिएट टारगेट्स हैं ये 1810 1800 के जो जोन्स हैं यहाँ तक के बनते हैं, एंड देन 1840 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, बट दैट इज सम डिस्टेंस अवे। तो 1800 का पहला टारगेट और 1840 के दूसरे टारगेट के लिए बाटा इंडिया को पोजिशनली बाय कर सकते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस जैसा मैंने बताया 1680 के आसपास का रहेगा। एक बार मार्केट्स पर नजर रखनी चाहिए। 15700 के नीचे अब स्लिप हुआ है और बैंक निफ्टी भी अब लाल निशान में आ गया है, तो यानी रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट, अब आपको कोई भी पोजीशन जो अपनी 3:15 के बाद जनरली जो ट्रेडर्स स्क्वायर ऑफ करते हैं शायद वो आपको मूवमेंट दिख रहा है, कोई डिसीजन या वन डायरेक्शनल मूव नहीं लेना चाहते। ऐसे में यहाँ पर शॉर्ट साइड की सलाह होनी चाहिए या फिर बिल्कुल ही दूर रहने की सलाह होनी चाहिए? बाजार पर यहाँ पर फाइनल ट्रेड क्या होना चाहिए फिर खुश? देखिए BTST या STBT दोनों ही ना लेके जाएं, बट अगर आपको लेके ही जाना हो तो डेफिनेटली इसे पुट के साथ या एक कॉल के साथ हेज करिए, डिपेंडिंग ऑन योर लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन, हेज करके लेके चाहिए। अदरवाइज इतने बड़े इवेंट के पहले फिलहाल कोई BTST STBT ट्रेड ले जाना एडवाइजेबल एक्चुअली नहीं रहेगा। ठीक, कॉन्ट्रा ट्रेड से तो एक्चुअली आई एम श्योर जो बेट्स लेते होंगे कॉन्ट्रा ट्रेड
आपके पैसे बनते, क्योंकि बाजार तो आजकल 200-300 और 400 पॉइंट्स गैप अप या गैप डाउन खुलता है सेम डे लेने वाले को। प्रियंका आप सही कह रही हैं आप, और शायद आपकी सोच सही डायरेक्शन में, बट मैं आपको बता दूं लास्ट 4 दिन में जो वॉलिटिलिटी आई है बाजार में, उसमें इंस्टीट्यूशन तो वन साइडेड सेल कर ही रहे हैं, लेकिन जो HNI और रिटेल ट्रेडर है ना, उसका भी फेथ बहुत शेकिन हो गया है। आप समझ लीजिए कि एकदम झंझोड़ के रख दिया है। और बहुत सारे लोग तो ये भी बता रहे हैं कि ब्रोकर कॉल कर रहा है, मार्जिन दे दो, ये दे दो, आपका कम है, पोजीशन कम करो। लोग कह रहे हैं यार एक बड़ा इवेंट साइड में हो जाए, उसके बाद फिर भाव देख के अपने हिसाब से फ्रेश कॉल लेंगे। तो ये बात है। कुछ मैं आपसे एक स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा जिसमें औरबिंदो फार्मा टाइप का एक अपमूव आ रहा है बहुत दिनों बाद, वो ट्रेडर रेडार पे है ही नहीं है, वो है स्ट्राइड्स फार्मा। फंडामेंटल तो लोगों ने उसको साइड में रख ही दिया है कि बात ही मत करो स्ट्राइड्स की, बट आज देखिए जरा 4-5% ऊपर है, डिनाइल वाला स्टॉक है, ज्यादा ओवरओन है नहीं, पोजीशन लाइट है। स्ट्राइड्स देखिए जरा चार्ट्स पे, क्या लगता है आपको? बहुत ही लंबे समय का एक इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा था जो इस स्टॉक ने निगेट किया है ओवर द पास्ट फ्यू सेशंस। एक्चुअली काफी एनकरेजिंग सेटअप इसका देखने मिल रहा है। आई वुड एक्चुअली से दिस इज अ वेरी गुड फाइंड। 270-260 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे स्टॉक ने जो एक बेस बनाया है उसे फिर कभी रीटेस्ट किया नहीं है, कंसिस्टेंटली अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था अप अंटिल अ डे और 2 अगो, और आज फिर से जो 20 डे मूविंग एवरेज है उसे रिक्लेम कर लिया है। सो ये काफी एनकरेजिंग सेटअप है गिवन द काइंड ऑफ सिनेरियो दैट वी आर इन। तब तो इस स्टॉक में और रिलेटिव स्ट्रेंथ बिल्कुल दिखती है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। फार्मा स्टॉक है तो डिफेंसिव का जो एक टैग है वो भी इसके साथ रहेगा। सो यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं 312-315 के जो जोन है यहाँ पे एक स्टॉक का सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे इमीडिएट टारगेट जो है 340 का आ रहा है। सो इसके लिए आप इन टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। थोड़ा लंबे के लिए होल्ड करेंगे तो 375 के जो लेवल्स हैं ये भी स्टॉक दिखा सकता है इस नई अप ट्रेंड में जो शुरू हुई है। मितेश, एक शेयर आप देखेंगे, आप अगर अपनी मशीन या फिर एल्गो सिस्टम में किसी तरीके से भी देखिएगा, वो है VIP इंडस्ट्रीज। ये क्या पोजिशनल ट्रेड के लिए ठीक है या थोड़ा चल चुका है, हम थोड़ा लेट हो गए हैं? वो वीकी फॉर्मेशन है। आई डोंट थिंक सो कि इमीडिएटली हमको एक स्ट्रॉन्ग अपमूव मिलेंगे। डिम्पी जी देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मंथली और वीकली चार्ट का कॉम्बिनेशन देखते हो तो कोई भी स्टॉक्स में ओवरसोल्ड टेरिटरी आपको सिर्फ आवरली और डेली चार्ट पे ही दिखेगी, लेकिन आप जब वीकली और मंथली का कॉम्बिनेशन करते हो तो एवरेजेस बहुत ही दूर आते हैं। जैसे केस इन पॉइंट हमने अभी PEL में जो डिस्कस किया, सेम इज द केस विद VIP। जब तक 615 का लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक एक डिसाइसिव रैली नहीं आएगी। तो अभी एक थोड़ा सा स्प्लिट ये है एनालिसिस में, आवरली और डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो आपको लगेगा ये ओवरसोल्ड है और शायद आपको 2 या 3% का अपमूव या 5-6% का अपमूव मिल भी जाए, लेकिन वो इमीडिएटली फिजल होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप डिसाइसिव अपमूव की बात कर रहे हो तो मंथली और वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ से एटलीस्ट स्टॉक, कोई भी स्टॉक जो हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, वो जब तक 15 से 20% ऊपर नहीं जाएगा तब तक वो डिसाइसिव अपमूव नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से VIP में 615 के ऊपर अगर वीकली क्लोज होता है तभी जाके हमें एक डिसाइसिव मूव मिलेगा, और उसके बाद का जो टारगेट होगा वो होगा 740 से 780 का। राइट, ठीक है, बिल्कुल। आज अच्छे खासे मूव आपको रिफाइनरी स्टॉक्स में भी देखने को मिले, चाहे चेन्नई पेट्रोल, MRPL हो, ये सारे स्टॉक्स भी अच्छे चले हैं। हालांकि रिलायंस आज नीचे जरूर है, रिलायंस हैवी वेट भी है, और बाजार को अगर ये थोड़ा देता सपोर्ट तो शायद बाजार में कुछ अप मूव आती, लेकिन रिफाइनरी स्टॉक्स चल रहे हैं और रिलायंस नहीं चल रहा है, इसको कैसे देखें अजय? रिलायंस को एक बार आप जो है ना साइड में रखिए। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताऊंगा। सेकंड पार्ट आपने एक तरफ देखा, HVB IOC आपने मार्क करे, जरा इंट्राडे लेके आइए डायरेक्टर साहब। HVBP IOC एक्सट्रीम ओवरसोल्ड स्टॉक है, कोई टच नहीं करना चाह रहा था, डेज हाई पे आ गए। अब आप लेके आइए ONGC, डेज लो पे नजर आएगा। ONGC लेके आइए, ये देखिए डेज लो पे। आप एक हफ्ते का ONGC लेके आइए तो आपको मजा आ जाएगा प्रियंका जी। कहीं ना कहीं बाजार कुछ कह रहा है। एक हफ्ते का ONGC देखिए, 7 दिन में डेज लो पे। इनफैक्ट इस पे हम एनालिसिस भी लेके आएंगे। राजेश, ONGC लगातार पिट रहा है और प्योर ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं। मैंने रिलायंस को इसलिए साइड में रखा कि उसमें GOB है, उसमें दुनिया भर प्योर रिफाइनिंग स्टॉक्स चलना चालू हो गए। क्या कुछ बाजार कुछ ऑयल के पीकिंग आउट को भनक लग रही है क्या?
तो अजय जी बिल्कुल साथ में आप क्रूड का भी चार्ट ले आएंगे तो और क्लियरिटी होगी। करीब 1.5% के आसपास क्रूड करेक्ट हुआ और अगर जो रिसेंट हाई बने थे क्रूड के करीब 125 के आसपास, अब 117 के आसपास आया, तो ऑलमोस्ट 6 से 8 डॉलर का करेक्शन रिसेंट हाई से क्रूड में भी बनते हुए दिख रहा है। और अगर हम देखें तो बाकी सारे कमोडिटीज में भी देखें तो काफी बड़ा करेक्शन, कल नेचुरल गैस में काफी बड़ा करेक्शन था, आज क्रूड में हमें लगता है उसी तरीके के फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। और क्रूड को अगर हम साथ में सिमिलरली ट्रैक करेंगे तो हमें लगता है क्रूड में आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है 116 डॉलर का। अगर वो ब्रीच होता है तो हमें लगता है कि यहाँ से 5 से 6% का करेक्शन क्रूड में भी आते हुए दिख सकता है। काफी समय से क्रूड एक हायर साइड पे सप्लाई देखते हुए दिख रहा है। अब अगर हम ओएमसी स्टॉक्स की बात करें तो बिल्कुल यस, सारी ओएमसी स्टॉक्स में एक अपमूव नीचे से बनते हुए दिख रहा है। अगर हम ओएनजीसी को यहाँ पे एनालाइज करें तो ओएनजीसी में जिस तरीके से एक डिप लेने के बाद 150 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो अगर देखें तो पिछले दिनों में जो एक तेजी बनी थी उसके बाद जो इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो है करीब 150 के आसपास, उसके नजदीक अब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है ओएनजीसी अगर 150 के लेवल को होल्ड करेगा तो यहाँ से वापस से पुल बैक बनते हुए दिख सकता है, जो कि इसको 156 की तरफ लेके जा सकता है। और साथ में अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनी की बात करें, अगर हिंद पेट्रो को यहाँ पे उसके सामने एनालाइज करें तो हिंद पेट्रो में जो पिछले दिनों में एक तेजी बनी थी उसके बाद वापस से वो जो स्विंग लो थे वो टूटते हुए दिखे थे। आज के सेशन में जरूर लोअर साइड से एक रिकवरी का ट्रेड बना है, बट हमें लगता है एचपीसीएल में हायर साइड पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो करीब है 220 के आसपास। अगर वो लेवल को सरपास करेगा तो थोड़ा सा अपसाइड का ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो एचपीसीएल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिलेटिवली वीक है, बट हमें लगता है ओएनजीसी आज के लिए 150 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसको होल्ड करता है तो हमें लगता है 4 से 5 रुपए की अपसाइड बहुत जल्द इसमें भी यहाँ से बनते हुए दिख सकती है। डिम्पी, आज हम आपको मिस कर रहे हैं। आप दिल्ली में बैठे हैं, प्रियंका और हम बॉम्बे स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, ऑयल स्टॉक्स पे ट्रेडिंग चैट हो रही है और आप हमारे बीच नहीं है, ना कोई चार्ट फायर करने वाला है अपने लैपटॉप से। नहीं तो डिम्पी कहते कि मैं अभी मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको ओएनजीसी का तुरंत, बट ये सेंस आ रहा है। बता दो राजेश, खुश, मितेश। अजय, आप इतने अच्छे से पूछ ही रहे हैं सारी बातें, तो मेरे को लग रहा नहीं कि चार्ट की कहीं जरूरत भी होगी। और जैन साहब, मितेश तो अच्छे से बता भी रहे हैं, खुश भी हैं। तो हाँ, खैर मैं भी मिस कर रहा हूँ बॉम्बे। आप स्टूडियो का फील ही अलग होता है और आप जब नॉन स्टूडियो की जगह पे हो तो फिर वहाँ की बात अलग ही। लेकिन आपको याद होगा, हमको याद है आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल के बारे में चर्चा हो रही थी। करेक्ट, आपको याद होगा हमने ये बात डिस्कस की थी कि बहुत हाई चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं क्रूड जो है वो टॉपिंग आउट पैटर्न ना बना रहा हो, क्योंकि 100 में से 99.99 लोग कह रहे हैं 150 रुपये हो जाएगा। और जब ये होता है तभी हर कमोडिटी आप देखिए 20% नीचे है। टाटा स्टील जो है 20% मतलब 1000 के नीचे आ गया। कहीं ना कहीं मेटल लॉन्ग कमोडिटी ट्रेड से लोग घबरा रहे हैं। अब जो है कमोडिटी यूजर्स चल रहे हैं, ऑटो चल रहा है डेज हाई पे, रिफाइनिंग स्टॉक नीचे से रिकवर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सेंस तो है। हमें तो क्या है, चार्ट्स रीड करने हैं, साइंस देखना है और ट्रेड कर लेना है। कुछ आप कहेंगे कुछ इस पे? एचपीपी आईओसी में लॉन्ग ट्रेड, ओएनजीसी में शॉर्ट ट्रेड 4 के पीई पे अवेलेबल है, लेकिन लोग बैठ लेंगे, ट्रेडर्स बैठ लेंगे नहीं। जो सिर्फ स्टील प्राइस है, मेटल कमोडिटी के प्राइसेस को देख के जब इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करते हैं, शायद वो बैठ नहीं लेंगे, इसीलिए से आपको ये भाव मिल रहा है। बट एनीवेज, बाजार का मतलब ये बायर सेलर होना। मैं एक स्टॉक पे बात करना चाहूंगा चार्ट्स पे, वो है मैस्टेक। हालांकि संजीव जी का कोई व्यू नहीं था फंडामेंटल, बट चार्ट्स पे लेके आइए। राजेश, आपसे डिस्कस करते हैं। इसमें ज़बरदस्त सेलिंग हो रही है हमारी इंफॉर्मेशन के दौरान। कुछ फंड्स जो हैं इसमें हम पोजीशन अपनी रिड्यूस कर रहे हैं। इसका थोड़ा 1 महीने 6 महीने का आप लेके आइए। नीचे में कहाँ जा सकता है ये, जिस हिसाब से चार्ट्स बता रहे हैं? तो अजय जी, मैं थोड़ा सा टच करना चाहूंगा। टाटा स्टील पे आज एक्स डिविडेंड हुआ 51 रुपये, तो वो इम्पैक्ट प्राइस पे आते हुए दिखा। फ्यूचर डिस्काउंट पे तो आज दोनों फ्यूचर और कैश दोनों आज सेम लेवल पे हो गए। तो आज जिन्होंने डिविडेंड के चलते भी लिया होगा तो थोड़ा सा उसका भी एक प्रेशर था। अदरवाइज स्टॉक में मुझे लगता है कि जिस तरीके से टाटा स्टील को डिफाइन करें, यस आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि 1000 के नीचे फिसलता नहीं है और हमें लगता है कि 1 से 2 दिन में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आते हुए दिख सकती है स्टॉक में। मास्टेक को अगर हम डिस्कस करें तो स्टॉक में जो सेटअप बने, अगर इसके थोड़े से लॉन्गर टर्म सेटअप भी देखें तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था करीब इसका 2300-2400 की रेंज में। वो लेवल को इसने मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट किया था, लेकिन अब ये जो फॉल हुआ है करंट वीक में, उसमें वो लेवल को ब्रीच करके अब ऑलमोस्ट 17% का करेक्शन यही वीक में देखने
को मिल रहा है। तो हमें लगता है अब ये 2400 के नीचे रहेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे और लिक्विडेशन यहाँ पे और होते हुए दिख सकता है। मंथली सेटअप के हिसाब से भी स्टॉक में एक 10 से 12 महीने का एक ब्रेकडाउन यहाँ पे मंथली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है मैस्टेक में। तो हमें लगता है 2400 के लेवल के नीचे अब रहेगा तो नेक्स्ट टारगेट जो लोअर साइड के बनते हुए दिख रहे हैं वो करीब आना चाहिए 1900 रुपए से 1850 रुपए तक के। तो एक लंबी बड़ी टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकडाउन यहाँ पे करंट वीक में हुआ है। तो हमें लगता है अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। स्टॉक में और डाउन साइड यहाँ पे ओपन होते हुए दिख रही है 1950 और 1900 तक हमें लगता है डाउन साइड आते हुए दिख सकती है। ओके, ठीक है। 2-4 शेयर हो रहे हैं, क्या इसको BTST करके जाना चाहिए या फिर 1-2-3-5 दिन के लिए रखना चाहिए? उसमें पहला शेयर होगा बाटा इंडिया। एक बार खुश आप चेक करेंगे बाटा इंडिया, क्या ये BTST या फिर पोजिशनल ट्रेड का एक कैंडिडेट है? जी हाँ, पोजिशनल ट्रेड का तो कैंडिडेट डेफिनेटली बनता है। ये हम जो ये मार्केट फॉल आई है उसके पहले हमने काफी अच्छा इसमें रनअप देखा था और ये मार्केट्स के साथ ही नीचे आया है। अब 1670 1680 के जो लेवल्स हैं ये इसके लिए बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। स्टॉक ने यहाँ से हमें मल्टीपल टाइम्स रिबाउंड दिखाया है, तो उसी लेवल को एक स्टॉप लॉस बना के इसे पोजिशनल बाय कर सकते हैं। यहाँ जो इसके इमीडिएट टारगेट्स हैं ये 1810 1800 के जो जोन्स हैं यहाँ तक के बनते हैं एंड देन 1840 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, बट दैट इज सम डिस्टेंस अवे। तो 1800 का पहला टारगेट और 1840 के दूसरे टारगेट के लिए बाटा इंडिया को पोजिशनली बाय कर सकते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस जैसा मैंने बताया 1680 के आसपास का रहेगा। एक बार मार्केट्स पर नजर रखनी चाहिए। 15700 के नीचे अब स्लिप हुआ है और बैंक निफ्टी भी अब लाल निशान में आ गया है। तो यानी रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट, अब आपको कोई भी पोजीशन जो अपनी 3:15 के बाद जनरली जो ट्रेडर्स स्क्वायर ऑफ करते हैं शायद वो आपको मूवमेंट दिख रहा है, कोई डिसीजन या वन डायरेक्शनल मूव नहीं लेना चाहते। ऐसे में यहाँ पर शॉर्ट साइड की सलाह होनी चाहिए या फिर बिल्कुल ही दूर रहने की सलाह होनी चाहिए? बाजार पर यहाँ पर फाइनल ट्रेड क्या होना चाहिए फिर खुश? देखिए BTST या STBT दोनों ही ना लेके जाएं, बट अगर आपको लेके ही जाना हो तो डेफिनेटली इसे पुट के साथ या एक कॉल के साथ हेज करिए, डिपेंडिंग ऑन योर लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन। हेज करके लेके जाइए। अदरवाइज इतने बड़े इवेंट के पहले फिलहाल कोई BTST STBT ट्रेड ले जाना एडवाइजेबल एक्चुअली नहीं रहेगा। ठीक, कॉन्ट्रा ट्रेड से तो एक्चुअली आई एम श्योर जो बेट्स लेते होंगे कॉन्ट्रा ट्रेड आपके पैसे बनते, क्योंकि बाजार तो आजकल 2-2 3-3 से 400 पॉइंट्स गैप अप या गैप डाउन खुलता है। सेम डे लेने वाले को प्रियंका आप सही कह रही हैं आप, और शायद आपकी सोच सही डायरेक्शन में, बट मैं आपको बता दूं लास्ट 4 दिन में जो वॉलिटिलिटी आई है बाजार में उसमें इंस्टीट्यूशन तो वन साइडेड सेल कर ही रहे हैं, लेकिन जो HNI और रिटेल ट्रेडर है ना उसका भी फेथ बहुत शेकिन हो गया है। आप समझ लीजिए कि एकदम झंझोड़ के रख दिया है। और बहुत सारे लोग तो ये भी बता रहे हैं कि ब्रोकर कॉल कर रहा है, मार्जिन दे दो, ये दे दो, आपका कम है, पोजीशन कम करो। लोग कह रहे हैं यार एक बड़ा इवेंट साइड में हो जाए, उसके बाद फिर भाव देख के अपने हिसाब से फ्रेश कॉल लेंगे। तो ये बात है। कुछ मैं आपसे एक स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा जिसमें औरबिंदो फार्मा टाइप का एक अपमूव आ रहा है बहुत दिनों बाद, वो ट्रेडर रेडार पे है ही नहीं है, वो स्ट्राइड्स फार्मा। फंडामेंटल तो लोगों ने उसको साइड में रख ही दिया है कि बात ही मत करो स्ट्राइड्स की, बट आज देखिए जरा 4-5% ऊपर है। डिनाइल वाला स्टॉक है, ज्यादा ओवरओन है नहीं, पोजीशन लाइट है। स्ट्राइड्स देखिए जरा चार्ट्स पे, क्या लगता है आपको? बहुत ही लंबे समय का एक इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा था जो इस स्टॉक ने निगेट किया है ओवर द पास्ट फ्यू सेशंस। एक्चुअली काफी एनकरेजिंग सेटअप इसका देखने मिल रहा है। आई वुड एक्चुअली से दिस इज अ वेरी गुड फाइंड। 270 260 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे स्टॉक ने जो एक बेस बनाया है उसे फिर कभी रीटेस्ट किया नहीं है। कंसिस्टेंटली अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था अप अंटिल अ डे और 2 अगो, और आज फिर से जो 20 डे मूविंग एवरेज है उसे रिक्लेम कर लिया है। सो ये काफी एनकरेजिंग सेटअप है गिवन द काइंड ऑफ सिनेरियो दैट वी आर इन। तब तो इस स्टॉक में और रिलेटिव स्ट्रेंथ बिल्कुल दिखती है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। फार्मा स्टॉक है तो डिफेंसिव का जो एक टैग है वो भी इसके साथ रहेगा। सो यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं 312 315 के जो जोन है यहाँ पे एक स्टॉक का सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे इमीडिएट टारगेट जो है 340 का आ रहा है। सो इसके लिए आप इन टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। थोड़ा लंबे के लिए होल्ड करेंगे तो 375 के जो लेवल्स हैं ये भी स्टॉक दिखा सकता है इस नई अप ट्रेंड में जो शुरू हुई है। मितेश, एक शेयर आप देखेंगे, आप अगर आप अपनी मशीन या फिर एल्गो सिस्टम में किसी तरीके से भी देखिएगा, वो है VIP इंडस्ट्रीज। ये क्या पोजीशनल ट्रेड के लिए ठीक है या थोड़ा चल चुका है, हम थोड़ा लेट हो गए हैं?
वो वीक ही फॉर्मेशन है। आई डोंट थिंक सो कि इमीडिएटली हमको एक स्ट्रॉन्ग अपमूव मिलेंगे। डिम्पी जी देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मंथली और वीकली चार्ट का कॉम्बिनेशन देखते हो तो कोई भी स्टॉक्स में ओवरसोल्ड टेरिटरी आपको सिर्फ आवरली और डेली चार्ट पे ही दिखेगी, लेकिन आप जब वीकली और मंथली का कॉम्बिनेशन करते हो तो एवरेजेस बहुत ही दूर आते हैं। जैसे केस इन पॉइंट हमने अभी पीईएल में जो डिस्कस किया, सेम इज द केस विद वीआईपी। जब तक 615 का लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक एक डिसाइसिव रैली नहीं आएगी। तो अभी एक थोड़ा सा स्प्लिट ये है एनालिसिस में, आवरली और डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो आपको लगेगा ये ओवरसोल्ड है और शायद आपको 2 या 3% का अपमूव या 5-6% का अपमूव मिल भी जाए, लेकिन वो इमीडिएटली फिजल होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप डिसाइसिव अपमूव की बात कर रहे हो तो मंथली और वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ से एटलीस्ट स्टॉक, कोई भी स्टॉक जो हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, वो जब तक 15 से 20% ऊपर नहीं जाएगा तब तक वो डिसाइसिव अपमूव नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से वीआईपी में 615 के ऊपर अगर वीकली क्लोज होता है तभी जाके हमें एक डिसाइसिव मूव मिलेगा, और उसके बाद का जो टारगेट होगा वो होगा 740 से 780 का। राइट, ठीक है, बिल्कुल। आज अच्छे खासे मूव आपको रिफाइनरी स्टॉक्स में भी देखने को मिले, चाहे चेन्नई पेट्रो हो, एमआरपीएल हो, ये सारे स्टॉक्स भी अच्छे चले हैं। हालांकि रिलायंस आज नीचे जरूर है, रिलायंस हैवी वेट भी है और बाजार को अगर ये थोड़ा देता सपोर्ट तो शायद बाजार में कुछ अपमूव आती, लेकिन रिफाइनरी स्टॉक्स चल रहे हैं और रिलायंस नहीं चल रहा है, इसको कैसे देखें अजय? रिलायंस को एक बार आप जो है ना साइड में रखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताऊंगा। सेकंड पार्ट आपने एक तरफ देखा, एचपीबी आईओसी आपने मार्क करे, जरा इंट्राडे लेके आइए डायरेक्टर साहब। एचपीबीपी आईओसी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड स्टॉक है, कोई टच नहीं करना चाह रहा था, डेज हाई पे आ गए। अब आप लेके आइए ओएनजीसी, डेज लो पे नजर आएगा। ओएनजीसी लेके आइए, ये देखिए डेज लो पे। आप एक हफ्ते का ओएनजीसी लेके आइए तो आपको मजा आ जाएगा प्रियंका जी। कहीं ना कहीं बाजार कुछ कह रहा है। एक हफ्ते का ओएनजीसी देखिए, 7 दिन में डेज लो पे। इनफैक्ट इस पे हम एनालिसिस भी लेके आएंगे। राजेश, ओएनजीसी लगातार पिट रहा है और ऑयल, प्योर ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं। मैंने रिलायंस को इसलिए साइड में रखा कि उसमें जियो भी है, उसमें दुनिया भर प्योर रिफाइनिंग स्टॉक्स चलना चालू हो गए। क्या कुछ बाजार कुछ ऑयल के पीकिंग आउट को भनक लग रही है क्या? तो अजय जी बिल्कुल, साथ में आप क्रूड का भी चार्ट ले आएंगे तो और क्लैरिटी होगी। करीब 1.5% के आसपास क्रूड करेक्ट हुआ, और अगर जो रिसेंट हाई बने थे क्रूड के करीब 125 के आसपास, अब 117 के आसपास आया, तो ऑलमोस्ट $6 से $8 का करेक्शन रिसेंट हाई से क्रूड में भी बनते हुए दिख रहा है। और अगर हम देखें तो बाकी सारे कमोडिटीज में भी देखें तो काफी बड़ा करेक्शन, कल नेचुरल गैस में काफी बड़ा करेक्शन था, आज क्रूड में हमें लगता है उसी तरीके के फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। और क्रूड को अगर हम साथ में सिमिलरली ट्रैक करेंगे तो हमें लगता है क्रूड में आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है $116 का। अगर वो ब्रीच होता है तो हमें लगता है कि यहाँ से 5 से 6% का करेक्शन क्रूड में भी आते हुए दिख सकता है। काफी समय से क्रूड एक हायर साइड पे सप्लाई देखते हुए दिख रहा है। अब अगर हम ओएमसी स्टॉक्स की बात करें तो बिल्कुल यस, सारी ओएमसी स्टॉक्स में एक अपमूव नीचे से बनते हुए दिख रहा है। अगर हम ओएनजीसी को यहाँ पे एनालाइज करें तो ओएनजीसी में जिस तरीके से एक डिप लेने के बाद 150 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो अगर देखें तो पिछले दिनों में जो एक तेजी बनी थी उसके बाद जो इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो है करीब 150 के आसपास, उसके नजदीक अब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है ओएनजीसी अगर 150 के लेवल को होल्ड करेगा तो यहाँ से वापस से पुल बैक बनते हुए दिख सकता है, जो कि इसको 156 की तरफ लेके जा सकता है। और साथ में अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनी की बात करें, अगर हिंद पेट्रो को यहाँ पे उसके सामने एनालाइज करें तो हिंद पेट्रो में जो पिछले दिनों में एक तेजी बनी थी उसके बाद वापस से वो जो स्विंग लो थे वो टूटते हुए दिखे थे। आज के सेशन में जरूर लोअर साइड से एक रिकवरी का ट्रेड बना है, बट हमें लगता है एचपीसीएल में हायर साइड पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो करीब है 220 के आसपास। अगर वो लेवल को सरपास करेगा तो थोड़ा सा अपसाइड का ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो एचपीसीएल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिलेटिवली वीक है, बट हमें लगता है ओएनजीसी आज के लिए 150 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसको होल्ड करता है तो हमें लगता है 4 से 5 रुपए की अपसाइड बहुत जल्द इसमें भी यहाँ से बनते हुए दिख सकती है। डिम्पी, आज हम आपको मिस कर रहे हैं। आप दिल्ली में बैठे हैं, प्रियंका और हम बॉम्बे स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, ऑयल स्टॉक्स पे ट्रेडिंग चैट हो रही है और आप हमारे बीच नहीं है। ना कोई चार्ट फायर करने वाला है अपने लैपटॉप से। नहीं तो डिम्पी कहते कि मैं अभी मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको ओएनजीसी का तुरंत, बट ये सेंस आ रहा है। बता दो राजेश, खुश, मितेश। अजय, आप इतने अच्छे से पूछ ही रहे हैं सारी बातें, तो मेरे को लग रहा नहीं कि चार्ट की कहीं जरूरत भी होगी। और जैन साहब, मितेश तो अच्छे से बता भी रहे हैं, खुश भी हैं।
तो हाँ, खैर मैं भी मिस कर रहा हूँ बॉम्बे। स्टूडियो का फील ही अलग होता है, और आप जब नॉन स्टूडियो की जगह पे हो तो फिर वहाँ की बात अलग ही। लेकिन आपको याद होगा हमको याद है IOC, HPCL, BPCL के बारे में चर्चा हो रही थी। करेक्ट, आपको याद होगा हमने ये बात डिस्कस की थी कि बहुत हाई चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं क्रूड जो है वो टॉपिंग आउट पैटर्न ना बना रहा हो, क्योंकि 100 में से 99.99 लोग कह रहे हैं 150 रुपये हो जाएगा। और जब ये होता है तभी हर कमोडिटी आप देखिए 20% नीचे है। टाटा स्टील जो है 20% मतलब 1000 के नीचे आ गया। कहीं ना कहीं मेटल लॉन्ग कमोडिटी ट्रेड से लोग घबरा रहे हैं। अब जो है कमोडिटी यूजर्स चल रहे हैं, ऑटो चल रहा है डेज हाई पे, रिफाइनिंग स्टॉक नीचे से रिकवर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सेंस तो है। हमें तो क्या है, चार्ट्स रीड करने हैं, साइंस देखना है और ट्रेड कर लेना है। कुछ आप कहेंगे कुछ इस पे? HPP IOC में लॉन्ग ट्रेड, ONGC में शॉर्ट ट्रेड? जी देखिए, ONGC में तो जो शॉर्ट ट्रेड है ये बहुत ही क्लियरली एविडेंट है। आई एम नॉट श्योर वेदर दिस हैज एनीथिंग टू डू विद द रशियन ऑयल दैट वी आर बाइंग एट व्हाटएवर रेट, वो हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। बट आई डोंट नो इफ दैट हैज समथिंग टू डू विद ऑल ऑफ द रशियन ऑयल एज आई सेड दैट वी हैव बीन बाइंग। ONGC स्ट्रक्चरली तो देखिए नेगेटिव लग ही रहा है। 150 का इसका एक सपोर्ट लेवल है, बट जिस तरीके का मोमेंटम देख रहे हैं, आई वोंट बी सरप्राइज्ड दैट इफ वी क्रैक डाउन अ लिटिल फर्दर टू अबाउट 145 146 zones also. So that's the view on ONGC lastly. ओके, ठीक है। ONGC इस ऑयल से सीधा तो नहीं, बट इनडायरेक्टली थोड़ा सा कनेक्टेड लॉजिस्टिक भी है, क्योंकि उसकी ऑयल की कॉस्टिंग बहुत होती है। और उसमें एक एजिस लॉजिस्टिक एक शेयर में को दिखा, आज थोड़ा चल भी रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, एबनॉर्मल है। हालांकि चार्ट को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि एकदम से फटने को है, क्योंकि पुराने रेजिस्टेंस को फेस करेगा। मितेश, आप जरा चेक कीजिएगा एजिस लॉजिस्टिक शेयर, आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पुराने वाले रेजिस्टेंस लेवल को पार कर जाएगा और चलेगा भी? नहीं, जो आपको पता है वो एकदम सही है। अभी कोई फायरवर्क्स है नहीं स्टॉक्स के ऊपर। एक ही सिल्वर लाइनिंग है कि अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखो तो लास्ट वीक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था, जो पिछले 5 या 6 वीक का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था। तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट था, लेकिन 236 का जो हाई था वो डिसाइसिवली उसके बाद के वीक में या डेली चार्ट पे भी वो क्रॉस नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से इंटरमीडिएट जो हाई है 251 का 251 जो बना था 10 दिसंबर 2021 की कैंडल को, जब तक ये क्रॉस नहीं होता तब तक आई थिंक एक सस्टेनेबल अपमूव हमको नहीं मिलेगा। लेकिन सिल्वर लाइनिंग दूसरी यहाँ पे ये है कि आई थिंक डाउन साइड बहुत ही स्ट्रांगली रिस्ट्रिक्टेड है 200 से 205 के बीच में। तो रिस्क रिवॉर्ड एक अच्छा बैठेगा, प्रोवाइडेड दैट कि अगर हम यहाँ पे 3 महीने की अगर एक कॉल ले 205 का स्टॉप लॉस के साथ, और अगर 251 क्रॉस होता है तो एक सस्टेनेबल अपमूव है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से करंट लेवल के ऊपर अगर 3 महीने का नजरिया है तो डेफिनेटली खरीद सकते हैं। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट चीजें जरा आप दिखाइएगा क्लोजिंग में, ये ना नोटिस करवा रही हैं। पहला, निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स दोनों दिखाइएगा। असल में क्या है, प्रीमियम अच्छा है, और इसी तरह से बैंक और बैंक के फ्यूचर्स में उनमें भी अच्छा प्रीमियम है। इसका मतलब ये है कि जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है वो अभी कैरी रखे हुए हैं, अगर थोड़ी बहुत है भी उनके पास, या फिर 15,700 का बेस मानते हैं। दूसरा, वॉलेटिलिटी इंडेक्स को भी आप अपनी स्क्रीन पर एक बार दिखाइएगा। इसने कहीं शूट नहीं किया है आज भले रेंज का है, लेकिन इसने शूट नहीं किया। इवेंट से पहले 2 चीजें थोड़ा सा नोटिस हो रही हैं। राजेश जी, मैं किसी तरह के गेस्ट वर्क में नहीं जाना चाहता, ये बात बिल्कुल ठीक है मितेश की कि लेवल्स की इंपॉर्टेंस क्या, जब इवेंट सामने, और इवेंट तो सारे लेवल्स को धकेल के फेंक देगा पीछे। लेकिन फिर भी अगर आपको डैमेज नहीं हो तो 15,700 का एक बन जाएगा सर। इसी के बेसिस पर हम 16,000 देख सकते हैं क्या? तो डीपी जी देखिए, अब बेस बनेगा या नहीं बनेगा वो तो कल ओपनिंग के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है, दोनों साइड का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है। कल के जो एक्सपायरी का ऑप्शन है उसमें हम 15,900 का कॉल ऑप्शन 36 रुपये में बाय कर लें। अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से बेस बना के यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो 15,900 का कॉल ऑप्शन 37 रुपये में बाय कर लें। और दूसरा ट्रेड जो हम बोलते हैं जिसको 15,500 का पुट भी बाय कर लें, वो भी करीब है 25 रुपये 30 रुपये के आसपास, वो बाय कर लें। और दोनों ही ट्रेड को कैरी करें कल के लिए। हमें लगता है कि जो भी मूव आने वो बड़े मूव आने, तो आइदर साइड मूव में ये दोनों ट्रेड में एक ट्रेड में आपको जरूर बेनिफिट होगा। तो हम यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि अभी यहाँ पे 15,500 का पुट लेके जाएंगे और सामने उसमें 15,900 का कॉल ऑप्शन भी बाय करके जाएंगे। ठीक है, 900 वाला जो 36 रुपये मिलेगा या तो ये जीरो हो जाएगा,
15,500 वाला पुट 25 से 30 रुपए मिलेगा, या तो ये जीरो हो जाएगा, कल एक तो जीरो होना है तय। लेकिन जो दूसरे वाला है उसके अंदर जो मल्टीप्लायर होगा वो शायद 3 गुना या 4 गुना भी हो सकता है। मान लीजिए कॉल चल गई तो 36 वाली 120 में बिक सकती है, और अगर ये पुट चल गई तो 30 रुपए वाली 100 रुपए में बिक सकती है। तो जाने के लिए ये बात पॉइंट ठीक समझ में आता है कि 30-40 रुपीज का टोटल रिस्क है। आप अपर एंड की और लोअर एंड की पुट को यहाँ पे खरीदे और अपर एंड की कॉल को खरीद लीजिए। देखते हैं कल क्या होता है। 300-400 पॉइंट बीच में राजेश जी ने डाल दिए निफ्टी के। लगता तो है कि स्विंग का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, किसी एक तरफ का तो जैकपॉट लगेगा ही। एक और शेयर है जो आज डेज लो पे बंद कर रहा है और अच्छा नहीं साइन दे रहा, वो है कैनरा बैंक। खुश, एक बार जरा चेक करेंगे कैनरा बैंक, ये ऐसा क्यों कर रहा है? आज कुछ स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम हुई है क्या इसमें कैनरा बैंक में? जी हाँ, एक्चुअली सरप्राइजिंग है बिकॉज स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड बना हुआ था जो पिछले कुछ सेशंस में ब्रेक होते हुए हम देख रहे हैं। बट आज का जो फॉल है ये कुछ एग्जैजरेटेड फॉल ही दिख रहा है। रेस्पाइट इसमें यही है कि 185 के जो जोन्स हैं यहाँ पे स्टॉक का एक सपोर्ट है, तो फ्रेश पोजीशन तो यहाँ पे आप शॉर्ट साइड पे इनिशिएट नहीं कर सकते बिकॉज सपोर्ट के बहुत पास चल रहा है। सो राइट नाउ जस्ट पुट इट ऑन वेट एंड वॉच लिस्ट, इसमें कोई फ्रेश ट्रेड इनिशिएट ना करें। ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि शॉर्ट कमोडिटी मैन्युफैक्चरर लॉन्ग कमोडिटी यूजर जो ट्रेड है, उसी में एग्जांपल देखिए एशियन पेंट्स। अगेन एशियन पेंट डेज हाई की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। राजेश जरा एशियन पेंट्स देखिए और इसके लंबा चार्ट देखिए। एशियन पेंट को काफी पनिश किया क्योंकि क्रूड 125 पे आया, देखिए डेज हाई पे 26 रुपए ऊपर। इसका 6 महीने 8 महीने दिखाइए। लास्ट एक साल में ये भी एक मोस्ट पनिश स्टॉक है। 52 वीक्स पे आ गया, ये टॉप में था करीब 3500 के आसपास। 2 साल का लीजिए। इसमें एक और एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट ये भी है कि ये बहुत महंगा स्टॉक है और ग्रोथ जब कम होती है तो महंगे स्टॉक्स जो हैं बड़े एलिवेटेड लेवल वाले स्टॉक को पनिश किया जाता है। तो इसमें उसके तर्ज पे भी काफ़ी शॉर्टिंग हुई है ये बात। लेकिन क्या ट्रेड रिबाउंड है क्या, ये मैं राजेश से पूछना चाहूँगा। राजेश? तो अजय जी देखिए, इसमें क्लियर डिफाइंड स्टॉप लॉस का सेटअप बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में 2600 के आसपास एक अच्छा डिफाइंड लेवल है जो कि स्टॉप लॉस जैसा यहाँ पे यूज करना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट 2 से 2.5% करंट लेवल से लोअर साइड का स्टॉप लॉस है। जो पिछली बार भी जब स्टॉक में करेक्शन हुआ था मार्च के महीने में, तो भी 2600 के आसपास से ही इसने एक बॉटम बना के एक रैली किया था और हमें देखने को मिला था 3200-3300 तक की रैली बनी थी। अभी भी स्टॉक में अगर हम देखें तो ये सेकंड अटेम्प्ट था 2600 के नीचे स्टॉक जाने की कोशिश की, लेकिन वहां से वापस से रिबाउंड मिला। तो हम यहाँ पे 2600 का स्टॉप लॉस ही लेने की सलाह देंगे और देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और जिस तरीके के सेटअप बने, हमें लगता है 2600 का लेवल अगर नहीं टूटता अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक में रिबाउंड का ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यू होगा और जो कि 2800 की तरफ भी स्टॉक को लेके जा सकते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि एक अच्छा सेटअप बना हुआ है। 2600 स्टॉप लॉस रखे 2800 के टारगेट के लिए, थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे 5 से 7 दिन का ट्रेड हमें लगता है आते हुए दिख सकता है। ठीक है खुश, मैंने आपसे सुबह शायद एयू स्मॉल फाइनेंस के बारे में पता किया था और आप कह भी रहे थे कि यहाँ एक छोटा पुल बैक आ सकता है। ये छोटे पुल बैक का डेफिनेशन आज 4% में था। अभी क्या BTST इसको कर रहा है या फिर प्रॉफिट बुक करे निकले बाहर? 5 मिनट है सर, आप जो बोलेंगे वैसे ही करेंगे। देखिए BTST पर से बिकॉज ऑफ द इवेंट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप मुझसे स्टॉक का स्ट्रक्चर पूछे तो बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर आपके पास पोजीशंस हो तो 620 का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये लगा के चलिए और इसको आप यहाँ से फर्दर कैरी कर सकते हैं बिल्कुल। और अगर आप फ्रेश पोजीशंस भी इनिशिएट करना चाहें तो पोजिशनल बेसिस पे इसे बाय करने के हिसाब से आप डेफिनेटली इनिशिएट करिए। 675 के जो इसके टारगेट्स हैं ये अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, एक और शेयर है मितेश, अगर आप सिर्फ कल और आज का चार्ट देखेंगे ना, एक शेयर के अंदर पूरी तस्वीर बदल गई है, वो है पॉलीकैब। कल ये टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल था, आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल है, बकायदा 3%। कल और आज में जो हुआ सो हुआ, उसको आप भूल जाओ। आज की कंडीशन में पॉलीकैब के पास जिसकी भी पोजीशन है वो क्या रखे अपने पास, BTST करके जाए, यानी रखे हुए तो लेके चला जाए ना इवेंट से पहले। डेफिनेटली यस, आई थिंक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है और एक सपोर्ट के ऊपर कल इसने
सपोर्ट लिया था 2150 के नज़दीक। मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन में ये अपमूव कंटिन्यू होना चाहिए और अपसाइड में 2340 के टारगेट आना चाहिए। तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। BTST तो नहीं कहूँगा, लेकिन 1 से 3 दिन का अगर आपका नज़रिया है तो डेफिनेटली 2340 के लेवल्स आ सकते हैं 2150 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है। VIP इंडस्ट्रीज थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, करीब 5% ऊपर आ चुका है इस शेयर पे। देखिए आज ज़्यादातर एक्सपर्ट्स आपको ना बार बार यही बोलेंगे कि आपको BTST ना कीजिए, कम रखिए वॉल्यूम, और ये बात बिल्कुल ठीक है। वॉल्यूम कम रखेंगे तभी तो एडजस्ट करेंगे। मान लीजिए अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, आपको मौका मिल भी गया कोई ट्रेड लेने का, लेंगे कैसे आप? तो वॉल्यूम को तो कम ही रखिए। और ऐसा नहीं कि बाजार परसों से बंद हो रहा है, परसों और तेज चलेगा या और तेज गिरेगा, वट एवर जैसे भी होगा। तो आप इवेंट से पहले इतनी नूरा कुश्ती करने की जरूरत नहीं है बाजार के साथ, थोड़ा वेट एंड वॉच ही करनी चाहिए। हम तो पूछ ही रहे हैं शेयर, हो सकता है कईयों के पास हो तो उनको थोड़ा पता लग जाएगा उनके शेयर्स पे एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट क्या है। और जरूरी नहीं है कि जिनको बाय मिल रहा आपको लेना ही है, या जरूरी नहीं है सेल मिल रहा उनको आप बेचना ही है। थांबा, थोड़ा रुक के चलने की जरूरत है। आगे बढ़ते, एक शेयर है DLF। पिछले 2-3 दिन से अपना ध्यान इसलिए खींच रहा है क्योंकि गिरते हुए मार्केट्स के अंदर भी ये अपने आप को कंसोलिडेट करके चल रहा है। राजेश जी, इवेंट के बाद ही खरीदूंगा, कल के बाद, बट मेरे को इसके बारे में स्ट्रक्चर बता दीजिए। DLF का कोई खराब वराब तो नहीं है ना? डिप्पी जी, एक करेक्शन का दौर चलते हुए दिख रहा है। स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट पे स्टॉक में अभी जो सपोर्ट बने हुए हैं वो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट 308-309 के आसपास। अगर वो लेवल टूटते हैं, अगर बाजार में कोई करेक्शन एक्सटेंड होता है और 309 के लेवल टूटते हैं तो फिर थोड़ा सा अभी और रुकना चाहिए खरीदने के लिए भी। हायर साइड पे इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 326 का है। तो देखिए, अगर मार्केट में जो भी डायरेक्शन मिलता है हमें कल आज इवेंट के आउटकम के बाद, तो कल का सेशन में अगर ये 325-26 क्रॉस करे तो भी बाय किया जा सकता है। आइदर साइड डायरेक्शन डिसाइड होगी लेवल्स के बाद। 308 का अगर सपोर्ट टूटता है तो फिर वेट करना चाहिए बाय करने के लिए, क्योंकि वहां से करेक्शन 290 की तरफ भी जा सकता है। तो ये दोनों लेवल का ध्यान रखें कल के सेशन में, 309 और ऊपर में 326। ओके ठीक है। इवेंट से पहले की अब आज की क्लोजिंग मिल रही है। प्रियंका आपको पूरा हालचाल बता रही है कि आज बाजार के अंदर दिन भर क्या हुआ, और कल तो खैर इवेंट के बाद आप मार्केट के अंदर गैप अप गैप डाउन भी देख सकते हैं। देखते हैं, सीधा चलते हैं प्रियंका के पास। प्रियंका बताएं। बिल्कुल शुक्रिया डिम्पी। देखिए आज बाजार एक टाइट रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, और इनफैक्ट अब जो क्लोजिंग दिख रही है बाजार की वो 15,700 के नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो 15,700 एक क्रूशल सपोर्ट की भी बात की जा रही थी। इसके मायने अब कल देखना होगा कि कल एक बड़ा इवेंट FOMC के मीट के बाद किस तरह से बाजार रिएक्ट करता है। लेकिन आज जो प्रेशर आपको दिन भर सारे स्पेसेस पे देखने को मिला, उसमें आपके अगर टॉप लूजर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्लियरली आपको मेटल पैक के टाटा स्टील जैसे काउंट्स में, और ये लास्ट के कुछ आवर्स में ज्यादा आपको गिरावट बढ़ी हुई भी दिखाई दी इन काउंटर्स में। टाटा स्टील, ONGC को अब से कुछ देर पहले हमने डिस्कस भी किया कि क्या वहां पर क्रूड के टॉप आउट का चांस बनता है कि ONGC लगातार आपको गिरावट पे दिखाई दे रहा है। NTPC हो, कोल इंडिया हो, तो जितने भी सरकारी कंपनियां थी, सरकारी बैंक्स नहीं लेकिन आप पावर, माइनिंग, REC टाइप काउंटर्स हैं, उनमें आप अगर देखेंगे तो वहां पर आपको गिरावट जरूर दिखाई देगी। NTPC, कोल इंडिया, उसके अलावा आपको रिलायंस एक बड़ा हैवी वेट जो आज ड्रैगर के तौर पर भी दिखाई दिया। हालांकि रिफाइनरी काउंटर्स आपको तेज दिखाई दिए, MRPL, चेन्नई पेट्रोकेम, लेकिन ये एक बड़े ड्रैगर्स थे। बाजार को बैंक्स के साथ भी सपोर्ट जो फर्स्ट हाफ में ट्रेड था वहां पर आपको फिर भी बैंक्स थोड़ी सी रेजिलेंस दिखा रहे थे, लेकिन बाद में आपने देखा कि आफ्टर 2 o'clock हमने देखा कि बैंक्स में भी शॉर्ट पोजीशंस बनी। इनफैक्ट शॉर्ट्स, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन सभी तरह से अनवाइंड के ट्रेंड्स दिखाई दिए। तो डायरेक्शनल, एक वन साइडेड डायरेक्शन शायद ट्रेडर्स नहीं लेना चाहते, और जिसके चलते हमने देखा कि बैंक पे भी पोजीशन जो है वो कवर अप होते हुए दिखाई दिया, और नेगेटिव में आप क्लोजिंग देख रहे हैं इस वक्त। बैंक निफ्टी इनफैक्ट अब 33 पॉइंट जरूर थोड़ा सा ऊपर हुआ है। यहाँ पर गेनर्स की अगर हम बात करें, उन स्पेस में, उन स्टॉक्स में अच्छा बाउंस बैक दिखाई दिया जो कल और परसों बहुत वीक थे, जस्ट लाइक फाइनेंस काउंटर। बजाज फिनसर्व हो, बजाज फाइनेंस हो, दोनों ही बजाज ट्विंस, यहाँ आपको बाउंस बैक दिखा। पूरा ऑटो पैक, ऑटो एंसिलरी हो, ये रेजिलेंट रहा। कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स जो थी जैसे कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लाइक IGL, MGL, नेचुरल गैस के प्राइसेस कूल डाउन हुए, वो एक इम्पैक्ट करते हुए, क्रिएट होते हुए दिखाई दिया कि हमने देखा कि उन स्पेसेस में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। मोमेंटम सस्टेन भी रहे, लास्ट आवर में जरूर थोड़े से गेन्स इरोड हुए, लेकिन बड़े इवेंट से पहले आज बाजार एक क्लियर डायरेक्शन कंप्लीटली मिसिंग रही। सो टाइट रेंज में कारोबार हुआ, कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स में आपको बाइंग दिखी,
स्पेशलिटी केमिकल्स के स्टॉक्स की बात करें, टेक्सटाइल स्पेस के काउंटर्स की बात करें, आप काउंटर की बात करें जैसे कि कैपिटल गुड स्पेस काउंटर्स की बात करें, टेलीकॉम एंसिलरी काउंटर्स की बात करें, वहां पर आपको जरूर न्यूज बेस्ड एक्शन देखने को मिला। लेकिन बाजार में मेजर जो पॉकेट्स हैं, बैंक्स हो, फाइनेंशियल हो, आईटी हो, मेटल हो, रियलिटी हो, वहां पर आपको किसी तरह की डायरेक्शन ट्रेड नहीं दिखे और इनफैक्ट दबाव दिखाई दिया। तो 15,700 के नीचे उसके आसपास ही आप यहाँ निफ्टी को क्लोज होते हुए देख रहे हैं। सेंसेक्स पर आपको लगभग 150 पॉइंट्स का दबाव दिख रहा है। मोर और लेस एडवांस और डिक्लाइन रेशियो भी अगर आप देखें ना तो सेंसेक्स की ऑलमोस्ट 60-40 की पे दिखाई दे रही है। जो बड़े ट्रिगर से पहले शायद बाजार में अपनी पोजीशंस दोनों साइड की ट्रेडर्स कवर अप करते हुए आज के दिन में दिखाई दिए। इसी के साथ शो को फिलहाल यहीं समेटेंगे। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब हमारे पास बड़े ट्रिगर्स होंगे जिस पर बाजार आज रात को यूएस मार्केट्स रिएक्ट कर चुका होगा और उन ग्लोबल क्यूज को देखते हुए इंडियन मार्केट्स पे हम रिएक्ट करते हुए कल दिखाई देंगे। चलिए इसी के साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने आज समय दिया, अपनी ट्रेडिंग पिक्स हमसे शेयर की और फिलहाल शो को यहीं समेटेंगे। मुझे डिम्पी और अजय को दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार बिजनेस जगत पर, कॉर्पोरेट जगत पर, मार्केट के बिग वॉइसेस, ये तमाम सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट लगातार आप ईटी नाउ स्वदेश पर देखते हैं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।